काज से लग जाए, लेकिन सुन लो, घर में भी तो जाके फोन ही छेड़ना तुम लोगों ने। इनको बुलाओ फटाफट, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये किसकी है बुक? चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो लिखिए। हमारा बीम हो गया ना, इफेक्टिव स्पान पढ़ाया था मैंने, हो गया इफेक्टिव स्पान हो गया था। आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट, लिमिट स्टेट ऑफ चलिए भैया फटाफट आ जाओ। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हमने फ्लैक्चर को पढ़ लिया, बेंडिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमारा बचा लिमिट स्टेट ऑफ, आप अच्छा बताओ, चलो 5 स्टार टॉपिक है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ, मतलब एक एग्जाम में एक क्या 2 क्वेश्चन तो आएंगे। और अब तो यार क्या बोलते हैं, एसएससी में भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए। पेपर 2 में 300 ऑब्जेक्टिव पेपर 2 में, और 100 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर फर्स्ट में, तो 400 ऑब्जेक्टिव में अब आप लोगों के आरसीसी का इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, एसएससी जेईई में इन्वायरमेंटल का वेटेज बहुत ज्यादा होगा पेपर 2 में, बहुत ज्यादा होगा वेटेज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर 2 में, और सॉइल मैकेनिक्स का पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा वेटेज निकल जाएगा सॉइल मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि उसमें छोटे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। चलिए, तो अब शुरू कर रहे हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता था हमारा, बताना। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता था, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग? अरे भैया, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिकली अच्छा लगना चाहिए, और इकोनॉमी, ये बताया था मैंने। अब ध्यान सुनना, तो भैया सेफ्टी के साथ साथ मेरा क्या भी होना चाहिए, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ क्या भी होना चाहिए, सेफ्टी और ड्यूरेबल के साथ क्या क्या होना चाहिए, सर्विसेबल भी होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए सर्विस के लिए, फिट होना चाहिए सर्विस के लिए। अगर कोई स्ट्रक्चर सेफ है या ड्यूरेबल है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि क्या भी होगा। क्या लिखा है बोर्ड पे? हाँ, तो अगर कोई स्ट्रक्चर क्या है, अगर कोई स्ट्रक्चर सेफ है और कोई स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेबल है, सस्ता है, अच्छा दिखने में है, बिल्कुल मतलब ये नहीं क्या भी होगा, ये जरूरी मतलब नहीं है। फटाफट आइए भैया, फटाफट। अब जैसे एग्जांपल, सर्विसिबिलिटी का एग्जांपल क्या है, जैसे आपका जो बीम है, फटाफट आइए भैया, जैसे आपका बीम है, ये बीम है आपका, ये जो बीम है आपका, इस बीम के अंदर आपका बीम क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। बीम क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। बीम डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है जी, बीम अपना क्या कर गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर बीम डिफ्लेक्ट हुआ तो क्या बीम कोलैप्स हुआ? अरे क्या बीम कोलैप्स हुआ? नहीं हुआ। बीम सेफ है बीम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीम क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर बीम डिफ्लेक्ट हो गया, मेरे मन में सबसे पहले डाउट क्या आएगा, अरे मुझे तो पता, मैंने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, मुझे तो पता है कि डिफ्लेक्शन होना ही है, नहीं टूटेगा बीम डिफ्लेक्शन में। लेकिन आपके घर में अगर डिफ्लेक्शन आ जाए बीम में, आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि कभी भी बीम टूट सकता है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा मेरे मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, टूटेगा नहीं वो। अब मेरे मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया
कि अब बीम क्या नहीं है, सेफ नहीं है, लेकिन बीम क्या है, सेफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीम अगर सेफ है तो सर्विसेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बीम अगर सेफ है लेकिन वो क्या नहीं हो सकता, सर्विसेबल ना हो। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ गया किस में आ गया, सेफ्टी में या सर्विसिबिलिटी में, सर्विसिबिलिटी। बीम में आपके माइक्रो क्रैक्स पड़ गए, छोटे छोटे क्रैक्स। जैसे हमारे कोड ने हमें माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए कितने mm का क्रैक अलाउ किया गया है, 0.3 mm का। ये कौन से क्रैक है, छोटे क्रैक से। क्या बीम कोलैप्स हुआ, अरे क्या बीम कोलैप्स हुआ, फेल हुआ, टूटा, नीचे आया, नहीं आया। लेकिन मेरे मन में फिर से एक डर आ गया। क्या डर आ गया कि यार बीम में क्या पड़ रहे हैं, क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो बीम टूट सकता है। फिर क्या है, सर्विसिबल नहीं रहा बीम। बीम में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सर्विसिबिलिटी है। तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भैया बीम में बहुत ज्यादा क्या ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, बीम में बहुत ज्यादा क्रैकिंग ना हो, बीम में आप लोगों का बहुत ज्यादा क्या ना हो, वाइब्रेशन ना हो। ये सब किस में आएगा, सर्विसिबिलिटी में आएगा। लेकिन हम जो सर्विसिबिलिटी 2 पढ़ रहे हैं मेन, वो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन। 2 है हमारे सिलेबस में, बहुत मेन इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या भी है, सॉरी हम पढ़ रहे हैं 2, डिफ्लेक्शन और क्या, क्रैकिंग। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन और क्या रहेगा, क्रैकिंग। क्योंकि हमारा जनरली जो स्ट्रक्चर को, आपका घर वाइब्रेट कर रहा है क्या, क्या आपका घर, मेरा घर वाइब्रेट कर रहा है क्या, हाँ ना बोले। कब वाइब्रेट करेगा, जब जब वर्थ का आएगा उस टाइम आएगा। अदरवाइज 2 चीजें मेरे घर में आपके सर्विसिबिलिटी में हमेशा कौन सा आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन, क्या बीम झुल गया, और एक आपका क्या, क्रैकिंग। इन 2 पे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम, क्रैकिंग तो हमारा ऑलमोस्ट हो रखा है, बस को रिवाइज ही करना है। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में किसको, डिफ्लेक्शन को। फिर बोला मैंने कि जो बीम क्या है, सेफ है, जरूरी नहीं है वो क्या है, सर्विसिबिलिटी नहीं। WSM में जो बीम बनते थे वो आपके ज्यादा क्या होते थे, सर्विसिबल होते थे। LSM में जो बीम बनते थे उसमें सर्विसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब क्यों होती है बात की बात है, देखेंगे कि भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए पूरी थ्योरी। ऐसा जरूरी नहीं कि जो बीम क्या होंगे, सेफ और ड्यूरेबल होंगे, वो क्या भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीम सर्विसिबल नहीं रहा, अगर बीम सर्विसिबल नहीं रहा, हमारे मन में कौन से इफेक्ट आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बीम झुल गया, मुझे तो पता है, मैं तो ये करके मैंने कहा नहीं टूटेगा बीम, डिफ्लेक्शन तो आता ही है, नहीं टूटेगा बीम। लेकिन आपके घर वाले क्या सोचेंगे, बीम कभी भी क्या कर सकता है, टूट सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। अच्छा, दूसरा क्रैकिंग आ गई, छोटे क्रैक तो अलावा हमें पता ही, हमें छोटे क्रैक तो अलावा 3 mm का, 0.3 mm का क्रैक तो माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलावा है। घर वालों को भी दिख गया, आज मुझे क्यों पढ़ दूंगा क्रैक्स, और जगह तो नहीं पढ़ेंगे, पूछते हैं कौन सा इफेक्ट आता है, साइकोलॉजी। आप जाए क्रैक कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना क्रैक्स अलाउ है हमें। आई बात समझ, क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल, एक्सेसिव आपका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, स्ट्रक्चर क्या नहीं रहेगा, सर्विसिबल नहीं रहेगा। एक्सेसिव क्रैकिंग हो गई, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो गया, क्या मेरा हिल क्यों रहा है घर, ये समझा क्या। आप अपना बेड हिला रहे हो, बेड हटा रहे हो, आपकी दीवारें हिलने लग जाती है, वाइब्रेट कर रही है आपकी दीवारें, सब क्या रहा आपका, क्या नहीं रहा, अभी घर क्या नहीं रहा, सर्विसिबल नहीं रहा। और बहुत सारी सर्विसिबिलिटी है, लेकिन हमें 2 पढ़ना है मेन, कौन कौन सा, क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन। आई बात समझ। तो फर्स्ट लिखेंगे आप, फर्स्ट जो चैप्टर हम लेंगे इसमें, वो लेंगे हम लिमिट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी में, किसको, फर्स्ट किसको लेंगे हम, डिफ्लेक्शन को। तो फर्स्ट लेंगे हम किसको, डिफ्लेक्शन को, फर्स्ट लेंगे हम डिफ्लेक्शन को। आई बात समझ। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि भैया डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ सकता है। तो मैंने बोला था डिफ्लेक्शन को अलग से चैप्टर बनाएंगे, तो बना दिया मैंने। तो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ सकता है, पहला बीम डिफ्लेक्ट कर सकता है, पहला ड्यू टू डेड लोड, मतलब लोड की वजह से। और लोड आपको पता है कौन कौन से लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड, बहुत सारे लोड होते हैं। तो ये आपके लोड की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकता है बीम, आया ना बोले, रुक जाओ भैया। एक तो लोड की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, और किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो सकता है,
लोड की वजह से नहीं, वाइब्रेशन छोड़ो, वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं देख रहे ना, मैंने बोल दिया वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं देख रहे। मुझे आप बताएं और किसके वजह से बीम डिफ्लेक्ट हो सकता है? टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर की वजह से बीम डिफ्लेक्ट होता है। एक आपका दूसरा हो गया आपका, रुक जाओ, दूसरा हो गया आपका कौन सा? टेम्परेचर। तीसरा श्रिंकेज, तीसरा, चौथा क्रीप। सब पढ़ रखा आपने, अब कोई भी नई चीज नहीं रही। किस किस की वजह से हो सकता है? एक तो टेम्परेचर, दूसरा, तीसरा श्रिंकेज। अब बताओ कैसे कैसे होगा, है ना? अरे भैया समझ आ गया। चौथा क्रीप। अब कोई भी टर्म चीज नई नहीं रही आपकी, ना श्रिंकेज नया है, ना क्रीप नया है, ना आपका टेम्परेचर नया है, और ना आपका लोड नया है। आई बात समझ? क्रीप को पढ़ लिया था हमने, 100 में पढ़ते और 8 चीज मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, अब जो टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा बीम में, किस किस के वजह से टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा बीम में? टोटल जो डिफ्लेक्शन आएगा डेल डिफ्लेक्शन को डेल से दिखाऊं मैं। टोटल डिफ्लेक्शन आएगा वो किसकी वजह से? डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू टोटल डिफ्लेक्शन। मैं पूरा लिखा देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। टोटल डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होता बेटा कोई, टोटल वैल्यू 2 रटा देता कि रट लेना, आएगा तो देगा, नहीं आएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। टोटल डिफ्लेक्शन डेल, बीम का ब्लाइट डायग्राम बना देता हूं, चलो हटाओ। टोटल डिफ्लेक्शन किसके बताओ, किस कितना होगा? जो डिफ्लेक्शन किसके वजह से आया? लोड प्लस जो डिफ्लेक्शन किसके वजह से आया? टेम्परेचर। जो डिफ्लेक्शन किसके वजह से आया? श्रिंकेज। जो डिफ्लेक्शन किसके वजह से आया? क्रीप की वजह से। ये टोटल क्या निकल के आएगा भाई? आपने शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, बाद में नहीं पता चलेगा डेल एस क्या है। आप लिखा करो, रुको पहले लिख, समझ, मैं टॉपिक समझ रहा, पहली बार पढ़ रहा हूँ आरसीसी में, नहीं पढ़ाते लोग, छोड़ रहे डिफ्लेक्शन को। वो सब लिमिट, सब कोलैप्स से ज्यादा ध्यान देते हैं, और एक बता देंगे कैंटिलीवर के लिए स्पान बाय रेशियो 7 होता है, सिमिलर से बड़े 20 होता है, इसके लिए 26 होता है। इतना कहानी खत्म करता है डिफ्लेक्शन की, समझ लो? क्लियर? अब ध्यान सुनना, अब जो आपको ध्यान सुनना, अब आपसे पूछो, आप जवाब देना। जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, ऑनलाइन वाले बोलेंगे, जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा किस लोडिंग की वजह से, सॉरी, जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा लोड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वो आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा? भैया लोड तो लगना है, उसी टाइम मिल जाएगा, आए ना बोले? तो भैया ये वाला जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये कौन सा होगा? ये शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा आपको, इमीडिएट मिल जाएगा। जैसे लोड लग जाएगा, जैसे टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, टेम्परेचर में तुमने सर्दियों में बनाई आरसी रोड, तुमने सर्दियों में किसकी रोड बनाई? एक आरसी रोड बनाई, आई बात समझ? अब आपका तुमने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों का जब उस टाइम था टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस था, जैसे टेम्परेचर बड़ा गर्मियों में 32 हो गया, तुरंत आपका एक्सपेंड कर जाएगा ये, तो इमीडिएट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आपको सालों का वेट करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? तो आपका ये कैसा है? ये कैसा है? शॉर्ट टर्म में। अच्छा, श्रिंकेज और क्रीप की वजह से जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब मुझे आप बताना, लॉन्ग टर्म। क्रीप तो आपको पता है लॉन्ग टर्म होता है, क्रीप क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। श्रिंकेज लॉन्ग टर्म कैसे हो गया? बताया था, बहुत सारे श्रिंकेज थे, अरे बहुत सारे श्रिंकेज थे, प्लास्टिक श्रिंकेज, हाँ, ऑटोजेनस श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज। इसमें से मेजर कौन सा? ड्राइंग था। और ड्राइंग श्रिंकेज क्या चलता है? इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, तो लॉन्ग टर्म के बाद मिलेगा, इसका इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो ये वाला डिफ्लेक्शन कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म। बन गया ऑब्जेक्टिव कि भैया आरसी स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन किसकी वजह से मिलते हैं? बताइए, लोड और टेम्परेचर। और लॉन्ग टर्म किसकी वजह से मिलेगा? आई बात समझ? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बताओ, अगर मुझे डिफ्लेक्शन पढ़ना है किसकी वजह से? शॉर्ट टर्म। कौन सी वाली यंग्स मॉडुलस यूज करूंगा? शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस। अगर मैं डिफ्लेक्शन पढ़ना है किसकी वजह से, तो कौन सा वाला यूज करूंगा? लॉन्ग टर्म। पता है शॉर्ट टर्म क्या होता है? कॉन्ग्रेट 5000 रूट एफसी के, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? 5000 रूट एफसी के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे सारे, तो अगर तुमने ढंग से सुना होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे। तो इसमें कौन सा यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे? यूज कौन सा? शॉर्ट टर्म्स। शॉर्ट टर्म क्या? यंग्स मॉडुलस कॉन्क्रीट का शॉर्ट टर्म यूज करेंगे। कितना होता है शॉर्ट टर्म? 5000 रूट एफसी के। यहाँ कौन सा यूज करेंगे? फिर लॉन्ग टर्म करेंगे, बन गया ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे कौन सा करेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना होता है? 5000 ECL क्या होता है? 5000 रूट एफसी के
डिवाइड बाई 1 अपॉन क्रीप कोएफिशिएंट। पढ़ा का सारा आई बात समझ। तो लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ, तो 100 में पढ़ लेता हूँ, देख कितना डिफ्लेक्ट हुआ यूडीएल की वजह से, कितना क्या हो, तो हम 100 में पढ़ लेते हैं, है ना बोलिए। अब मेन जो मेरा टॉपिक है वो डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से है। क्रीप तो हम पढ़ लेते हैं कितना डिफ्लेक्ट करता है ना। अब हमारा मेन बचा डिफ्लेक्शन किसके वजह से, श्रिंकेज की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी। तो मेन हमारा लिखिए सबसे पहले, इन थ्योरी को लिख लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिफ्लेक्शन इन बीम। अच्छा पहले लिखो डिफ्लेक्शन इन बीम इज ड्यू टू किसकी वजह से। पहले लिखिए लोड में सब लोड, कौन कौन से लोड, डेड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, आपका क्या बोलते हैं, जितने भी लोड है, एनवायरमेंटल लोड, सारे लोड, ऑल लोड्स। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, श्रिंकेज मिलता है, और सॉरी क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है। दूसरा श्रिंकेज, और थर्ड आपका क्रीप, थर्ड हो गया आपका क्रीप। आई बात समझ। नेक्स्ट अगला, अब लिखे टोटल डिफ्लेक्शन डेल कितना होगा, ऐसे कर लो, रुक जाओ। डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, यहाँ क्या लिखा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, तो उसका मैंने क्या लिख दिया, डेल एस डेल एल, इसको क्या लिख दिया डेल टी, इसको क्या लिख दिया डेल एस, इसको क्या लिख दिया डेल सी। अब ये मतलब सब क्रीप बताओ क्या होता है, श्रिंकेज बताओ क्या होता है, सब बता देता हूँ शुरू में। आई बात समझ। तो ये तो हम पढ़ी देते हैं सोम में, लोड की वजह से सोम में पढ़ती हैं, बस डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसके वजह से नहीं पढ़ा, श्रिंकेज नहीं पढ़ा, ठीक है। आई बात समझ। अब ध्यान सुनना, चलिए अब लिखो टोटल डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन लिखिए डेल एल प्लस डेल टी प्लस डेल एस प्लस एक डेल सी है, डेल सी, जिसमें नोट नंबर 1, डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, लोड, और किसकी वजह से, टेम्परेचर। कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म। एंड इसमें कौन सा यंग्स मॉडुलस यूज करोगे, शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस यूज करोगे। जब डिफ्लेक्शन निकालोगे किसकी वजह से, लोड, और किसकी वजह से, तो ये वाला यूज करेंगे। लिखिए डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, श्रिंकेज और क्रीप, दोनों किस कौन सा फैक्ट है, लॉन्ग टर्म का। ड्राइंग श्रिंकेज कहां तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है, बता रखा सारी बातें पहले, तो लेक्चर रिवाइज करके आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें कौन से यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म। तो ये तो हमारा पूरा कहां चल रहा होता है, ये तो कहां चल रहा होता है भैया, सोम में चल रहा होता है। यूडीएल लगा हुआ है पूरे सिंपली सबोर्ड में, 5/384 WL की पावर 4 ये सारा सोम में पढ़ा रखा, नहीं पढ़ाया जाएगा फिर यहाँ पर। आई बात समझ, अरे आई समझ तो नहीं पढ़ाएगा। अब लिखिए नेक्स्ट, अब लिखिए डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। हमारे बीम के अंदर डिफ्लेक्शन होता है किसकी वजह से, श्रिंकेज की वजह से। तो फर्स्ट है आपका डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, श्रिंकेज की वजह से। तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। अब भैया देखो जो श्रिंकेज है उसमें उसके वजह से डिफ्लेक्शन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। सारी थ्योरी तुम्हें पता चल गई भैया। 18 लेक्चर के बाद भी अगर हमारा बीम खत्म नहीं हो रहा तो आप समझ लो कि बहुत आराम से पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आ जाना चाहिए। 18 लेक्चर में लोग कॉलम में पहुंच जाते हैं। हमारा तो अभी बीम को शेयर के लिए डिजाइन करना है, टॉर्शन के लिए डिजाइन करना है, लेटरल स्टेबिलिटी भी देखनी है। तो अभी तो 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं, 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं।
समझ रहे हो? उसके बाद फिर आप तब जाकर हमारा क्या आएगा, स्लैब आएगा, तब जाकर हमारा बीम क्या बोलते हैं कॉलम आएगा। तभी तो बहुत दूर की बात है। तो 18 लेक्चर में खत्म नहीं हो रहा। बीम तो मतलब सब हर चीज बताई जा रही है जो भी एग्जाम में आता है। अब देखो डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज। अब ध्यान सुनना, आप बताएंगे मुझे पढ़ा सारा रखा। अगर आपका ये बीम है बेटा, ये आपका बीम है, ये बिना रीइंफोर्समेंट के है, ये आपका बिना रीइंफोर्समेंट के है, तब ज्यादा श्रिंकेज मिलेगा, या जब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तब ज्यादा श्रिंकेज मिलेगा। सब बता रखा, बिना रीइंफोर्समेंट के ज्यादा श्रिंकेज मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा बीम श्रिंक हो गया, मेरा बीम क्या हो गया, श्रिंक हो गया, और श्रिंक होने के बाद ये बीम, ये बिफोर श्रिंकेज था और ये आफ्टर श्रिंकेज है, लेकिन बिना किसके, रीइंफोर्समेंट के। तो ये क्या था बीम, बिफोर क्या, श्रिंकेज, बिफोर श्रिंकेज। और ये क्या है, आफ्टर श्रिंकेज, लेकिन बिना सरिया के। आई बात समझ? तो हमारा बीम श्रिंक होते होते इस सेक्शन पे पहुंच गया, इस सेक्शन में पहुंच गया, लेकिन जैसे मैं क्या डालूंगा, जैसे मैं क्या डालूंगा नीचे, श्रिंकेज तब भी होगा श्रिंकेज तब भी, लेकिन कंपैरेटिवली श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। अब मेरे पे जगह नहीं नीचे तो एज्यूम कर लेना, लेकिन चलो मैं छोटा बना दूं, रहना बोलिए। और ये डाल दी मैंने सरिया, किस साइड, टेंशन साइड, ये डाल दी मैंने सरिया, ठीक है जी, ये डाल दी मैंने सरिया। अब अगर मैं रीइंफोर्समेंट डाला, अगर मैं रीइंफोर्समेंट डाला, अब क्या हुआ, श्रिंकेज कम हुआ, बताया था फैक्टर ऑफ पेंटिंग श्रिंकेज। अब आपका श्रिंकेज क्या हुआ, कम हुआ। तो ये आफ्टर रीइंफोर्समेंट टेंशन साइड, और ये क्या है, ये किस साइड है, ये बिना रीइंफोर्समेंट। किसने डिफ्लेक्शन तो कम किया, किस सरिया ने, किस सरिया ने, टेंशन। अगर टेंशन साइड आपने क्या किया, सरिया प्रोवाइड करी, किस साइड का डिफ्लेक्शन कम होगा, हाँ टेंशन साइड। दिक्कत ये आ जाती है कि कंप्रेशन साइड में, अब आप लोगों का अभी कंप्रेशन साइड में डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा है, कंप्रेशन साइड में श्रिंकेज किससे ज्यादा है, क्यों, क्यों कंप्रेशन साइड में श्रिंकेज ज्यादा है कंपेयर टू किसके, टेंशन साइड। क्यों है, क्योंकि वहां आपने कोई सरिया प्रोवाइड नहीं कर रखी। इसका मतलब और दिक्कत हो गई मुझे तो सरिया डाल के, उसने किस साइड का श्रिंकेज तो कम कर दिया, लेकिन आपका नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज हो गया बीम में, ऊपर श्रिंकेज ज्यादा नीचे श्रिंकेज कम। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मजबूरी है सरिया डालनी पड़ेगी, जरूरत हो ना हो। अब वो जो सरिया ऊपर डालूंगा वो किसके लिए नहीं है, वो लोड लेने के लिए नहीं है, वो इसलिए डाल रखी ताकि मेरा श्रिंकेज यूनिफॉर्म निकल के आ जाए। जितना किस साइड श्रिंक करे, तो जितना टेंशन साइड श्रिंक करे उतना ही किस साइड में श्रिंक करेगा, कम। ऐसा मैंने दिखा तो जरूर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में। इधर से श्रिंकेज क्या होगा, इधर श्रिंकेज ज्यादा होगा और नीचे श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा, नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज आ जाएगा। जरूरत हो ना हो क्या डालनी ऊपर, सरिया डालनी है, लिखा है बेटा भैया मिनिमम सरिया डालनी है ऊपर, तो 2 हैंगर बार की तरह डाल ही देता हूं। अच्छा दूसरी बात ध्यान सुनना, तो टेंशन साइड ने किस साइड का श्रिंकेज कम किया, और मजबूरी क्या हो गई मुझे, कंप्रेसर साइड में श्रिंकेज कम करना है, बल्कि कंप्रेसर साइड तो नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज आ गया। पहले कम से कम कौन सा तो था बिना सरिया के, यूनिफॉर्म तो था कंक्रीट श्रिंक था, भले ज्यादा कर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, भले कंक्रीट श्रिंक करा था ज्यादा, लेकिन क्या तो था, यूनिफॉर्म था। जितना कंप्रेसर साइड उतना ही टेंशन साइड। लेकिन अब तो और दिक्कत हो गई मुझे, अब फिर बताओ क्या करना पड़ेगा, अब क्या कम करना पड़ेगा, अब क्या कम करना पड़ेगा, श्रिंकेज आपको यूनिफॉर्म करना है, क्या करना है, हाँ किस साइड भी डालनी पड़ेगी। अगर आपका बीम डबली रीइंफोर्स है, डबली का मतलब क्या है, अगर मैं ऊपर श्रिंकेज के लिए सरिया डालता हूं, इसका मतलब नहीं कि बीम डबली है, वो तो सरिया सिर्फ आपने श्रिंकेज को यूनिफॉर्म बनाने की लगाई थी। लेकिन अगर आप ऊपर से भी आप बेंडिंग मोमेंट झिलवा रहे हो, किससे, सरिया से, तो बीम को क्या हो जाएगा, डबली रीइंफोर्स हो जाएगा। तो डबली रीइंफोर्स में जरूरत नहीं है किसकी, अरे डबली रीइंफोर्स में जरूरत नहीं है किसकी, अलग से सरिया डालने की, वही रोक लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि डबली रीइंफोर्स जो बीम होते हैं, जो डबली रीइंफोर्स बीम होते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, श्रिंकेज कम निकल के आएगा कंपेयर टू किसके, सिंगली में कम श्रिंकेज निकल के आएगा। आई बात समझ? अच्छा ठीक है, दूसरी बात, अच्छा ठीक हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये डिफ्लेक्शन हो गया आपका। बीम क्या कर रहा है,
आपका क्या कर डिफॉर्म हो रहा है, रहना बोले। अच्छा, अगर मैंने श्रिंकेज को क्या कर दिया, श्रिंकेज मेरा फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो श्रिंकेज है वो रिस्ट्रेन है, वो आपका क्या है, रिस्ट्रेन है। कि अगर आपने इसको रोक रखा बीम को, ऑब्वियस सी बात है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर कौन सा सपोर्ट लगा दिया, भैया बीम में क्या भी होगा, ये सपोर्ट भी होता है, ये आप लोगों का ये रोलर सपोर्ट भी होता है ना, रिस्ट्रेन नहीं, ये मूव कर सकता है बीम, फिक्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपने बीम को क्या कर दिया, अच्छा फ्री है बीम श्रिंकेज के लिए, फ्री है बीम श्रिंकेज के लिए मतलब कौन सा सपोर्ट लग रहा होगा, नीचे रोलर सपोर्ट लगे होंगे, तो भैया तुमको नॉलेज भी चाहिए। तो बीम आपका फ्री है क्या करने के लिए, श्रिंक करने के लिए फ्री है। अब आप बताओ, अगर बीम श्रिंक करने के लिए फ्री है, मेरे कंक्रीट में कौन से स्ट्रेन आएंगे, कैसे नेचर कैसा आएगा, हाँ अगर आपका बीम आपका बीम क्या है, फ्री है क्या करने के लिए, श्रिंक करने के लिए। बीम श्रिंक करने के लिए फ्री है, क्या होगा, पहले बीम श्रिंक कर सकता है, तो कंक्रीट में कौन से स्ट्रेन आएंगे और स्टील में कौन से स्ट्रेन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। बताइए, अगर बीम क्या है, फ्री है क्या करने के लिए, श्रिंक करने के लिए। दूसरा, अगर बीम रिस्ट्रेन्ड है किसके अगेंस्ट में, अगर बीम किस में है, श्रिंकेज को क्या कर रखा, रोक रखा। अब इन दोनों में कॉन्सिस्ट आएंगे, इसको मैं नोट की फॉर्म में देखो, पहले लिख लो डिफ्लेक्शन ऑफ श्रिंकेज, तो लिखिए डिफ्लेक्शन ऑफ श्रिंकेज, फर्स्ट लिखिए डिफ्लेक्शन श्रिंकेज। तो पहला ये डायग्राम बनाओ श्रिंकेज, फटाफट बनाइए। चलिए, तो टेंशन इनफोर्स ने क्या किया, चलो लिख पहले फर्स्ट, व्हेन टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जो ही करेंगे टेंशन साइड तो करती है, व्हेन टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन साइड श्रिंकेज इज लेस। श्रिंकेज क्या होगा, टेंशन साइड कम होगा, और किससे ज्यादा होगा, हाँ, और कंप्रेशन साइड क्या होगा, श्रिंकेज ज्यादा होगा। एंड कंप्रेशन इन, और किससे, श्रिंकेज इन किस साइड, टेंशन साइड कम होगा, और किस साइड ज्यादा होगा, कंप्रेशन साइड ज्यादा होगा। आई बात समझ। चलिए, इसका मतलब है कि बाद में आपको क्या काफी सारे डालनी पड़ेगी, वो देखेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट, when shrinkage is first लिखिए, when shrinkage is free, जब श्रिंकेज क्या होगा, फ्री होगा, या मेंबर इज फ्री टू श्रिंकेज, या मेंबर कैसा है, फ्री है श्रिंकेज के लिए, मेंबर इज फ्री टू श्रिंकेज। तो बताइए कंक्रीट में क्या होगा, फ्री है श्रिंकेज के लिए, कंक्रीट में क्या होगा, कंक्रीट में सोम पड़ा है ना, अगर सोम अच्छे पड़ा तो दिक्कत नहीं होती। वहां पर तुमने बेटा ऐसा ही चीज, बस यहाँ पर आपका ऐसे चीज आपने टेम्परेचर स्ट्रेसेस में देखो, टेम्परेचर स्ट्रेस में एक ऐसी बार पड़ी होगी कॉपर, एक पड़ी होगी स्टील, वहां तुमने टेम्परेचर बढ़ाया था, वहां श्रिंक किसके वजह से हो रहा था, टेम्परेचर की वजह से। किसका अल्फा ज्यादा था, कॉपर का, स्टील का, कॉपर का अल्फा ज्यादा था, तो कॉपर भागना चाहता है ज्यादा, स्टील का क्या है, कम है, कम भागेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि दोनों के बीच एक बॉन्ड है तो दोनों बराबर भागेंगे, ये तो होती है कंपोजिट बार, अलग अलग ज्यादा भागना चाहता है, साथ में दोनों क्या भागेंगे, सेम। अब आप बताओ कि इस जो ऊपर कॉपर हो किस में है, जो ज्यादा भागना चाहते हो किस में है,
हाँ, जो ज्यादा भारी था वो किस में है? वो कंप्रेशन में। यहाँ पे ये चीज पड़ी थी ना। अब आप ये बताओ कि अगर आपका क्या है, अगर आपका मेंबर फ्री है क्या करने के लिए? हाँ, फ्री है क्या करने के लिए? स्विंग करने के लिए। अब आप बताना कि मेरा स्टील कॉन्क्रीट क्या कर रहा होगा। अरे भैया खींचना चाहिए तो ये तो जाना चाहता है, जाना चाहता है। तो उल्टा ले लिया ना एग्जाम्पल, जो हटाओ, उल्टा ले लिया एग्जाम्पल, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चीज बतानी पड़ती है, बिठाना। लो, सेम कॉपर था, सेम कॉपर था, सेम कॉपर था और स्टील था। लो, कॉपर स्टील, मैंने टेम्परेचर घटाया, मैं टेम्परेचर घटाया, श्रिंक हो गया, हाँ या ना बोलो बस। तो श्रिंक के जैसा कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। जब मैंने टेम्परेचर घटाया, कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है ये बताओ? जिसका अल्फा ज्यादा है, आया ना बोलिए। तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा क्या होना चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, और ये कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप बताओ, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, कंप्लीट बात दो बार होती है, इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप बताओ, तो मेरा स्टील कॉन्क्रीट कॉपर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा पीछे को, टेंशन आ जाएगा। आई बात समझ? अब यहाँ भी बता दो ना वो चीजें। तो जो भैया वहां पर भी, यहाँ पर स्टील और कंक्रीट आ गया, वहां कॉपर और क्या आया था? तो भैया उसी को एनालाइज करके यहाँ भी तो एनालाइज करो ना वो चीजें। तो क्या होगा बताओ? कंक्रीट किस में आ जाएगा? टेंशन में आएगा कंक्रीट। वो स्विंग कर रहा होगा, इसलिए बोलेगा ना बेटा मैं तो होने दूंगा, तो तुम्हें स्टील लगाया तो इसलिए है। उसको क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। तो कैसे स्ट्रेस आ रहे होंगे उसके ऊपर? टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे होंगे। तो कंक्रीट के अंदर आ रहे होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव बन गए तुम्हारे। ये कंक्रीट के अंदर क्या आ गया? टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। और स्टील के अंदर कौन सा आएगा भैया? क्या बोलेगा, क्या बोलते हैं कंक्रीट? क्या बोले? F3 आ जाए मेरे साथ, उसमें क्या आ जाएगा? कंप्रेस है। ये चीज तुमने सोम में भी तो पढ़ा है, इसलिए बोलता हूँ सोम को अगर आपने छोड़ दिया गलती से, एनालाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। तो अगर आप लोगों ने मेंबर फ्री है क्या करने के लिए, अब कब होगा? आपने जो रोलर सपोर्ट लगा दिया, बात खत्म। आई बात समझ? अच्छा, अगर आपका मेंबर फ्री नहीं है स्विंग करने के लिए, क्या सपोर्ट लगा दिए होंगे? फिक्स सपोर्ट। लो, अगर आपका मेंबर फ्री नहीं है क्या करने के लिए? स्विंग करने के लिए। अब आप बताओ कि अब आपके कंक्रीट में कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे? अरे भैया बताओ, कंक्रीट क्या करना चाहता है? अभी भी स्विंग करना चाहता है। एक तो स्टील उसको खींच रहा, ऊपर से सपोर्ट तो इधर को रिएक्शन लगाएगा, हाँ या ना बोलिए। अभी भी कंक्रीट किस में ही है? टेंशन में। और स्टील, अरे नहीं भैया, स्टील भी टेंशन में आ जाएगा इस सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट क्या कर रिएक्शन लगाता ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कैसे पढ़ाऊं यार भैया? जो तुम सोच रहे हो ऐसा करना, जब आंसर आएगा ना एग्जाम में, तो जो तुम्हें लग रहा है कि ये सही वो मत करना। बस तुम्हें लग रहा हो, तुम्हारा दिल कह रहा होगा कि कंप्रेशन मत करना, उल्टा ही मारना उसका, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो गलत ही सोच रहा होगा ना, तुम्हें पता चल गया। तो अगर तुम्हारा दिमाग कंप्रेशन सोचा तो तुम क्या मार के आना? टेंशन। टेंशन सोच रहा होगा तो कंप्रेशन मार के आ जाना, बात खत्म। जहां एनालाइज करनी पड़ेगी चीजों को, वहां पर उल्टा मार करना तुम, क्योंकि तुम गलत ही एनालाइज करके आओगे एग्जाम में। अरे भैया क्या भी तो लगा हुआ है यार। अरे भैया ये सपोर्ट किसको रोकता है? अब ये सपोर्ट है, लो बीम है, लो बीम है, लो बीम। अब इसका मैं कौन सा बॉडी बनाऊं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? बॉडी क्या कर रही है? श्रिंक कर रही है, कर रही है, कर रही है। अभी ये सपोर्ट क्या कर रहे होंगे? नहीं होने देंगे श्रिंक, बोलेगा कि नहीं होने देना श्रिंक तुझे। तो ये इसका क्या बन गया? इसका क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। बताओ, ये सपोर्ट कंक्रीट और इसको दोनों को किस में लेके आएंगे? टेंशन में लेके आएंगे। और क्या हुआ? ये तो हुआ, आया ना बोलिए। तो इससे सपोर्ट लगाया हूं आप। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है? श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या मेंबर क्या है? फ्री नहीं है श्रिंक करने के लिए, नहीं होने दे रहे हम श्रिंक, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा? दोनों में टेंशन आ जाएगा। और अगर आपका फ्री है क्या करने के लिए? श्रिंक करने के लिए, क्या होगा? एक में क्या आएगा? कंक्रीट में कौन सा आएगा? कंक्रीट खींचता था, लेकिन स्टील तो लगाया है इसलिए कि उसको श्रिंकेज को बचा पाए, तो खींचेगा फिर उसको। आई बात समझ? अरे सारे ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे डिफ्लेक्शन के, तो लिखिए इसको, नोट नोट। टेंशन में कंक्रीट कंप्रेशन, पढ़ लो चुपचाप से, फालतू का बोल रहा हूँ, फालतू का दिमाग मत लगाओ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते रहो। तो कंक्रीट किस में आ जाएगा? हाँ, टेंशन में। और स्टील किस में आ जाएगा? कंप्रेशन। कब?
तो पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना एग्जाम में। नेक्स्ट, जब बॉडी क्या होगी, फ्री, नॉट फ्री टू श्रिंक, नॉट क्या है, फ्री नहीं है क्या करने के लिए, नहीं कर रखा, रोक रखा श्रिंकेज। अब रोकते कैसे, फोन कर देना उसको कि रुक जा आज मत आना, तो कैसे रोकते, पता चल रखा है। अब फोन तो करूंगा नहीं कि भैया आज मत आना, सर कह रहे थे आज मत श्रिंक होना, आज रोक लगा दी तेरे ऊपर, समझ रहे हो। तो कैसे लगाएंगे, पता इंजीनियर हो तुम लोग, तो क्या कर देंगे, फिक्स सपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, हो गया, किधर हो गया। अगला, लिखिए इसको फटाफट। तो टेंशन सरिया अगर ज्यादा डालोगे, चलो बाद बताएंगे। अब कितना श्रिंकेज होना है, सॉरी हो गया श्रिंकेज की वजह से, अरे आ गया श्रिंकेज की वजह से। अब ध्यान सुनना, कितना डिफ्लेक्शन होना है, कितना डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटल इन सबके ऊपर डिफ्लेक्शन भैया, इन सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आपको टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है, पहले डिफ्लेक्शन किसकी वजह से निकालना पड़ेगा, लोड, फिर और फिर ऐसा करने से हमारा बहुत टाइम खत्म होता है, मतलब ऐसा करना बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो कोड कहता है 100 बात की एक बात, मैं तुम्हें इंपेरिकल चीजें बता रहा हूँ, तुम्हें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट तुम्हें इंपेरिकली बता रहा हूँ कि आपको ऐसे, मतलब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में कैलकुलेट यहां से होना था, लेकिन कोड, आईएस कोड क्या कहता है, कैसे देता है फॉर्मूला, इंपेरिकली देता है कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि भैया ऐसे करो तुम, बस छोड़ो, हमने बहुत नियम डिजाइन कर रखे, ऐसे कर लो तुम। अब हम खोलते हैं कौन सा कोड, आईएस 456, और वहां देखते हैं डिफ्लेक्शन क्या लिखा है, आईएस 456। जरा डाउनलोड करो, मैं इससे भेज देता हूँ, इससे भेजना पड़ेगा। आइस बताओ जरा कौन सा था वो कल हम पढ़ रहे थे, जहां पे तुमने कल क्या पढ़ा था हमने, कल टॉपिक क्या था, हाँ वो कौन सा पेज था, पेज बताओ फटाफट। 34, उसके आसपास 36 के आसपास होगा कहीं डिफ्लेक्शन, 34 36 के आसपास। 37 है 30, चलो 37। अब तुम क्या करेंगे, देखो 37 में डिफ्लेक्शन, चलिए अब देखो, अब कोड कहता देखो भैया, एक्चुअल में तो मैं थोड़ी तुम्हें बता दी कि एक्चुअल में तो डिफ्लेक्शन यहां से कैलकुलेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा क्या है, हम लिख लेंगे सी को भी कि भैया अगर डिफ्लेक्शन तो ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, पर लोड की वजह से फिर तो सारा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन बचने के लिए हमारा कोड क्या कहता है, हमारा कोड कहता है कि भाई तुम एक काम करो, इंपेरिकली कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें कंट्रोल में कैसा आएगा डिफ्लेक्शन। अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, रुक जाओ, अब वो कहता है कि भैया देखो कि आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल में कैसा आएगा, ठीक है। वो कह रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर और पार्ट देयरफॉर शैल नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द अपीयरेंस और एफिशिएंसी ऑफ क्या स्ट्रक्चर और फिनिशेस। द डिफ्लेक्शन कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन होता है ना, वो किसको अफेक्ट करता ही नहीं है, अरे ना तो उसका अब क्या कह रहा, नॉट एडवर्स, बहुत ज्यादा असर नहीं देता किसके ऊपर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर। ओके, ये तो बताया मैंने, बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है कि यार झूल रहा है यार बीम, कहीं टूट ना जाए यार, लेकिन वो तो पता है डिफ्लेक्शन होना है, आई बात समझ। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन सर्विसिबिलिटी में फर्क होता है, सर्विसिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कह रहा पहला कि डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन। पहले कोड कह रहा है कि भैया इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है, कह रहा पहले ये सेम टू सेम लिखेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन में अलाउ है, इससे ज्यादा होगा तो बीम आपका क्या नहीं रहेगा, सर्विसेबल। बोलेंगे यार किससे डिजाइन किया तो बीम झूल रहा, अगले बार तो 10 लोगों को पा बोलेगा उसका बीम तो झूल रहा था, अरे भैया झूल जाए कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कोई एफिशिएंसी पे अफेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली लग रहा कि बीम कभी भी क्या कर सकता है, टूट सकता है। कह रहा ध्यान से एक एक लाइन, द फाइनल
टोटल द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स, जितने भी लोड्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल लोड्स, कौन कौन से लोड हो गए, जितने भी लोड तुमने पढ़े, डेड लोड, लाइव लोड, पार्टीशन लोड, सारे पार्टीशन, फिनिशेस, पार्टीशन वॉल। फिनिशेस का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने घर बना दिया, सब बना दिया घर, अब आप अपना वहां पे बेडरूम भी लगाओगे, बेड भी लगाओगे, तो बेड लगाया कौन सा लोड हो जाएगा, फिनिशेस लोड हो जाएगा। अलमारी लगाई, फिनिशेस लोड हो जाएगा। अब फिनिश नहीं हुआ आपका लोड, बाद में अलमारी सब लगाओगे तो फिनिशिंग लोड में आ जाएगा। फिनिशिंग वाले मतलब समझ, टाइल वाइल का मतलब, ठीक है। ये फ्लोर फिनिशिंग है। स्ट्रक्चर की फिनिशिंग कब आनी जाएगी, जब उसके अंदर लगने वाला सारा लाइव लोड और क्या भी आ जाएगा, डेड लोड भी आ जाएगा, तब होगा कि फिनिश हो गया स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स, समझ आ गया, इंक्लूडिंग अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या भी इंक्लूड है, टेम्परेचर, क्रीप भी इंक्लूड है, पता था, अरे लोड की वजह से भी आता है और क्रीप की वजह से भी आता है और श्रिंकेज की वजह से आता है। सब इसको समझाने के लिए वो लिखाना पड़ रहा है मुझे। श्रिंकेज एंड मेजरमेंट फ्रॉम एज कास्ट लेवल of the support of floor, roof or all other horizontal members should not normally exceed span by 250। स्पान कौन सा, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव कौन सा स्पान है ये, इसमें लिखा नहीं कोड है, लेकिन कौन सा स्पान है ये, इफेक्टिव स्पान, जो हमने पहले पढ़ रखा है। कहने का मतलब ये है, आप समझते रहना, कोड की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसको आसान बनाते हैं। कह रहा भैया कि देखो इस सारा डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है। देखो तुम जो भी इससे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे, किस किस से, तो किसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है, लोड, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा, अब कोड नहीं लिखा किसकी वजह से लॉन्ग होता है, किसके शॉर्ट, हमने बताया। अब बीम आपका क्या कर गया, ये आपका क्या है, बीम है। अब क्या कह रहा है, ये बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है। ये कह रहा ये बीम आपका क्या हो गया भाई साहब, ये डिफ्लेक्ट हो गया। ये आपका बीम क्या हो गया, ये आपका बीम हो रहा है डिफ्लेक्ट। लो बीम हो गया आपका क्या, ये बीम क्या कर गया आपका, अलग मार्कर से बनाता हूं या बड़ा बनाता हूं पहले, क्योंकि मुझे और भी बनाना है इसमें। ये आपका बीम है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये क्या लगा आपके, सपोर्ट्स लगे हुए, ठीक है। और ये बीम आपका डिफ्लेक्ट हो गया, येलो से बना रहा हूं मैं, तो ये भी बीम क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। चलिए टोटल कितना बीम डिफ्लेक्ट हुआ, चाहे यहां से बोलो चाहे यहां से बोलो, बीम डिफ्लेक्ट हुआ और आया ना बोले। तो टोटल आपका जो बीम है, ये आप लोग का अंदर, ये आपका जो बीम है थोड़ा सा और नीचे बन जाए, तो क्योंकि एक और बनाना है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा ये आपका जो बीम है ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम। अब ये डिफ्लेक्शन है ये किस किस की वजह से हो रहा है, कोड कह रहा है किस किस की वजह से, जिसके वजह से होता है बताओ किसकी वजह से होता है, कोड के हल क्यों ले रहे हो, कोड की हल क्यों ले रहे हो, सबके वजह से डिफ्लेक्शन हो गया। तो जो आपका डेल टी है ये टोटल क्या है, ये डेल टी क्या है, सॉरी डेल क्या है, अच्छा डेल टी हमने टर्म्स में लिखा है। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो हुआ वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोड कह रहा है एल इफेक्टिव बाई स्पान से ज्यादा नहीं हो सकता। एल इफेक्ट सॉरी एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 250 से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये डिफ्लेक्शन मेजर कहां से कर रहे हैं, एज कास्ट लेवल, एज कास्ट लेवल, ये है कास्ट लेवल, जहां पे कास्टिंग में टॉप लेवल से मेजर करना है तुम्हें। ये लिखा है ना कोड ने, अरे भाई यहाँ देख लो कि भैया टोटल डिफ्लेक्शन की ज्यादा नहीं हो सकता, सबकी वजह से लिखा है ना। द फाइनल डिफ्लेक्शन, फाइनल टोटल जोड़ के, आई बात समझ, लोड इंक्लूडिंग अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, सबका फ्रॉम कहां से, कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ द फ्लोर, तो फ्लोर है ऊपर, उसका कहां का, कास्ट लेवल, टॉप सरफेस से, आई बात समझ। और जहां तक वो क्या हुआ, तो डिफ्लेक्शन कहां से कहां मेजर कर रहे हैं हम, कास्ट लेवल से लेकर टॉप मैंने मार्क कर दिया, और कहां तक जहां पे बीम क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर या रूफ जो भी होगा, एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल, जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है, बीम कॉलम जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर, स्लैब, शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पान बाई 250 ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई बात समझ। अगला कह रहा है, यही लिखेंगे सेम टू सेम। अगला कह रहा है द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
अब कह रहा कि डिफ्लेक्शन किसकी वजह से, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, आफ्टर इरेक्शन ऑफ partition walls, finishes should not normally exceed span by 350 or 20 mm whichever is less. अब बात सुनना, ये दूसरा पॉइंट भी कर रहा है, ये किसके वजह से डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है कोड, ये किसके वजह से डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, लोड इंक्लूड नहीं है, तो किसके वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा, बस टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्रीप, और इसमें क्या भी इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या फिनिशेज भी इंक्लूड नहीं है, जैसे तुम्हारा बेड है, मतलब कौन सा लोड, लाइव लोड, जैसे तुम्हारा चेयर, जैसे तुम्हारी किताबें, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, पार्टीशन वॉल्स, पार्टीशन करेगा तुमने, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है, बाद में आपने पार्टीशन गेट इंक्लूड नहीं है, तो बताना इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बताना। हाँ, आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन बताना, चलो लिखिए पहले, अच्छा हाँ ठीक है, चलो पहले ऊपर वाला बनाए, फिर दूसरा समझाता हूँ मैं तरीके से। तो पहला लिखिए, टोटल डिफ्लेक्शन एज पर IS 456, पहले वाला लिखेंगे आप, ये वाला टोटल डिफ्लेक्शन किस तरह नहीं होना चाहिए, और स्पान भाई 250, और इस टोटल में क्या क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, श्रिंकेज, जितने वजह से होता है, तो लिखिए फटाफट। लिखिए फटाफट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिखिए फटाफट, आई बात समझ, चलिए अब ध्यान सुनना, अब पॉइंट टू को समझते हैं। अब पॉइंट टू क्या कह रहा है, इसको समझना भाई, ये कह रहा कि देखो कहां गया, द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग अफेक्ट ऑफ, किस किस का अफेक्ट है, टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज आफ्टर इरेक्शन ऑफ, और क्या लग गया उसके ऊपर, पार्टीशन लग गया, इरेक्ट हो गया, पार्टीशन लग गया मतलब क्या हो गया, कौन सा लोड लग गया, तो इसके अंदर इसके लाइव लोड, एंड एप्लीकेशन फिनिशेस शुड नॉट नॉर्मली क्या एक्सीडेड स्पान बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। तो ये किसके वजह से बताना,
यहाँ पे ये जो आपका स्पान बाय 350 है और 20, इसमें कौन क्या क्या है? एक तो आपका क्या है, टेम्परेचर है, एक क्रीप और एक और क्या है, लाइव लोड भी है। आई बात समझ? कौन सा लोड नहीं है इसके अंदर? डेड लोड नहीं है, डेड लोड नहीं है। आई बात समझ? क्लियर है? तो ये समझ आएगा कौन सा एग्जाम में मारना है। ये तो ऊपर टोटल श्रिंकेज कितना है? स्पान भाई 350 है और नीचे 220 और स्पान बाय 350 का, इसमें कौन सा लोड इंक्लूड नहीं है? डेड लोड इंक्लूड नहीं है। आई बात समझ? क्लियर है? तो दोनों जगह दे रखा। अब तो ऑब्जेक्टिव बनी है तुम्हारी ये। इसमें आधों को तो आईएएस कोड समझ नहीं आते कि लिखा गया है कोड ने। स्पान भाई 250 मानना है कि स्पान भाई, और अच्छा स्पान भाई 250 और 20 mm बीच इज लेस, दोनों में से जो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये देख लेना एग्जाम में लैंग्वेज कौन सी लिखी हुई है। आई बात समझ? तो हमें कितना परमिट है? हाँ, अरे कितना परमिट है डिपेंड करेगा कोड में क्या पूछा है एग्जाम में, कि टोटल पूछ रहा है जिसमें लोड भी इंक्लूड है और श्रिंकेज विंकेज सब इंक्लूड है। इसमें क्या होगा, क्या इंक्लूड नहीं है? डेड लोड इंक्लूड नहीं है। आई बात समझ? जगह छोड़ दो, लिख लोगे इसको? अरे जगह छोड़ दो, लिख लोगे? मैं कुछ आगे बढ़ाऊं क्योंकि मैं डिफ्लेक्शन खत्म करना आज ही, ये चैप्टर आज ही खत्म करना है। लिख लोगे? अब सुन लो, अब लिखेंगे इसके बाद कि टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा क्या है, लेंथी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है। तो कोड ने बोला, रुक जाओ, कोड ने क्या बोला कि टोटल डिफ्लेक्शन कितना अलाउड है? बताओ टोटल डिफ्लेक्शन जितना भी सबको वैसा आता है कितना अलाउड है? और स्पान बाय 250 अलाउड है, इतना अलाउड है बस हमें, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। इससे ज्यादा होगा तो बीम सर्विसेबल नहीं रह जाएगा हमारे लिए, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये कह रहा है, देखो ध्यान सुनना, अच्छा हाँ ये भी बात करना है कि डिफ्लेक्शन पे लिमिट क्यों लगा रखी, डिफ्लेक्शन में लिमिट क्यों लगा रखी? तो अगर डिफ्लेक्शन, अच्छा बताओ स्पान बाय 250 में लिमिट क्यों लगा रखी, जबकि डिफ्लेक्शन तो मेरे सेफ्टी को असर तो करता नहीं, सेफ अलग और सर्विसिबिलिटी अलग है। क्यों लगा रखा डिफ्लेक्शन लिमिट? ताकि इंसान के अंदर किसका डर ना हो, साइकोलॉजिकल अफेक्ट का डर ना हो, कि डर लग रहा है कहीं बीम न टूट जाए। तो लिख भी लिया इसको कि भैया किसकी वजह से फियर होता है, डर होता है बस, और कोई है कुछ नहीं। डर किसका? साइकोलॉजिकल फियर होता है, मनोवैज्ञानिक डर। जैसे आपको होता है कि भैया, बहुतों को होता है कि पानी के बगल में जाके मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, पानी खाने नहीं आ रहा होता उसको, लेकिन उसका साइकोलॉजी ऐसे बन गई नहीं मुझे पानी खाने आ रहा है, आता होता है ऐसे। किसी को रात को अंधेरे से डर होता है कि जैसे लाइट बंद करो मुझे नींद नहीं आती, कोई दूसरा लड़का चाहिए साथ में सोने के लिए। तो ये डर होता है, साइकोलॉजिकल फियर, और कुछ नहीं है। आई बात समझ? रायना बोली तो सब साइकोलॉजिकल फियर होता है इंसान के अंदर, ना हो साइकोलॉजिकल फियर। अब डिप्रेशन इस बीम के अंदर भी हो, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इस भौतिक क्या है, कम है, तो वही नहीं गिरेगा भैया, मैं इसके नीचे बैठा हूँ। नहीं तो अगर बीम झुलाओ बोले भैया इसके नीचे मत बैठा, टूट सकता है, टूटेगा नहीं बीम। आई बात समझ? तो लिख लो क्यों लगाई है। तो ये लिमिट इस लगाई है ताकि इंसान के अंदर क्या ना हो, साइकोलॉजिकल फियर ना हो, डर ना हो, बस, और कुछ नहीं है इसका रीजन। तो हाँ, अब क्वेश्चन आएगा भैया लिमिट क्यों लगाई, तो क्या आंसर क्या होगा सर? किसको साइकोलॉजिकल फियर ना हो इंसान के अंदर, भाई इसलिए लगाई ये लिमिट, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब कोड में लिखा नहीं है तो मैं बता दिया मैंने। अच्छा अब कोड कह रहा भाई देख क्या डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन करना बहुत ही क्या है, लेंथी है। तो तुम एक काम करो, मैं बता रहा हूँ कैसे कंट्रोल में लाओगे कि आपका डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा ना हो, स्पान भाई डेप्थ से ज्यादा ना हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करना, इंपेरिकली बता रहा है कोड, या कैलकुलेशन करके बता रहा है कोड। कोड कह रहा है कि देख तुझे डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है, मैं बता रहा हूँ तरीका। तो स्पान बाय डेप्थ को कंट्रोल कर ले बस, स्पान बाय
स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ को कंट्रोल कर ले। कंट्रोल कैसे क्या? वो कह रहा कि देखो द वर्टिकल डिप्रेशन लिमिट में बी जनरली एज्यूम टू सेटिस्फाइड। कह रहा जो वर्टिकल डिप्रेशन की जो लिमिट है वो सेटिस्फाई हो जाती है अगर स्पान टू डेप्थ रेशियो नॉट ग्रेटर देन, इससे ज्यादा हो ना हो। जैसे सिंपली कैंटिलीवर बीम के लिए अगर स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 7 से ज्यादा नहीं होगा तो आप कंट्रोल में रहोगे, इस कंट्रोल में आ जाओगे आप। कंटिन्यूअस के लिए और सिंपली सबल कितना 20 और किसके लिए? तो ये कह रहा कि भाई देखो कि अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन से बचो, आप चाहते हो तो मैं बता रहा हूं, कोड बता रहा है कि भाई तुम ऐसा कर लो। तो हमने कहा ठीक है जी। तो ये कह रहा कि पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया अकॉर्डिंग टू IS 456 वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल किया था बताओ? वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल कैसे? कंट्रोल्ड बाय L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय D रेशियो। इसे कंट्रोल करता ऑब्जेक्टिव बन गया तुम्हारा। आई बात समझ? अब वो कह रहा है कि देखो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो आपका L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ है। ये रेशियो यहां लिखता हूं बीम तो कैंटिलीवर बीम के लिए किससे बड़ा नहीं हो सकता? हाँ 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब समझ लेते हैं। अभी देखें सिंपली सपोर्ट के लिए किससे ज्यादा नहीं हो सकता? ये मैक्सिमम है। हाँ इस पे लिमिट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम रहना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। फिर यहाँ पर 20 और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ये। एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये रहा, 4 ऑब्जेक्टिव बन गए। 4 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत बन गए। उस लिंक से बन गए। कोड के 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से? एक तो स्पान बाय 250 ये कम मारेंगे जब टोटल डिफ्लेक्शन पूछेगा। स्पान बाय 350 20 mm कम मारेंगे जब लोड का नहीं पूछेगा, डेड लोड का। पता चल जाता है साफ साफ की क्या है। अच्छा हमारा कोड डिफ्लेक्शन अपनी लिमिट में रहे, वो एल स्पान बाय 250 स्पान बाय 350 20 mm की लिमिट में रहे। कैसे कंट्रोल करता है? कैलकुलेशन से, इंपेरिकली कर रहा होता है कि भैया तुम किसको कंट्रोल करो, बस स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कंट्रोल करो। कैसे हो गया ये कंट्रोल? ऐसे हो गया कंट्रोल कि अगर तुमने क्या बढ़ा दिया, ये रेशियो बढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो गया डिफ्लेक्शन ज्यादा? स्पान है और क्या है? स्पान है और ये डेप्थ है। मैंने कोड की नहीं सुनी, किसके लिए? सिंपली सपोर्ट। और मैंने कहा मैं स्पान बाय डेप्थ रेशियो कितना रख रहा हूँ? 30 रख रहा हूँ। चलो 30। तो यहां से जो डेप्थ निकल के आएगी अब, तो स्पान 5 मीटर का है तो डेप्थ कितनी निकल के आएगी? जो डेप्थ निकल के आएगी, अब ये डेप्थ जो है, डेप्थ क्या निकल के आएगी? स्पान बाई, इन सबको मैं ए बोल लेता हूँ, ए बोलता हूँ। स्पान बाई ए से डेप्थ ज्यादा आएगी या स्पान बाई 30 से डेप्थ ज्यादा आएगी? बताओ। अरे डेप्थ निकल के आएगी यार, हाँ ना बोलिए, इसको उधर ले गया। डेप्थ कहाँ ज्यादा निकल के आएगी बताओ? अरे भैया इससे ज्यादा अगर तुमने कर लिया डेप्थ कम निकल के आ जाएगी। और डेप्थ अगर कम निकल के आएगी क्या होगा? अबे क्या निकल के आएगा? मोमेंट अपने से कम होगा। सोम तो पढ़ा दिया यार भाई। होता है सिंपली सपोर्टेड 5/384 WL⁴/EI ना। आई का था BD³/12, D घट गया, क्या बढ़ गया? डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा आपका। इसलिए बोला कोड ने कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कंट्रोल करवा रहा हमसे। आई बात समझ आई? तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपका। तो पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन गया आपके। दो पहले वाले, एक कैसे कंट्रोल करता है? स्पान बाय डेप्थ रेशियो कंट्रोल करता है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? सिंपली सॉलिड कितना? कैंटिलीवर के साथ सिंपली सॉलिड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, लेकिन फिर कोड कह रहा है कि देख, ये तो मैंने इंपेरिकली बताया, साइड पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो कोड कह रहा है कि देखो इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे? करेक्शन लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे? करेक्शन लगाएंगे। तो L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आपका क्या है? डेप्थ है। ये क्या है? ये आपका A था ना। कैंटिलीवर कितना था? ये 7 था। अब A था 7 और कंटिन्यूअस के लिए कितना? 26 था। असेंबली के लिए कितना? 20 था। इसके ऊपर हम करेक्शन लगाएंगे K1, K2, K3 और K4। इसके ऊपर तुम करेक्शन लगाओगे। मैंने दे तो दिया, लेकिन तुम भी करेक्शन लगाओगे इसके ऊपर। देखते हैं कैसे। तो इसके ऊपर फर्दर हम क्या लगाएंगे? करेक्शन लगाएंगे।
अब वो करेक्शन, ये करेक्शन जैसे खत्म होगा हमारा डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। आई बात समझ? अब देखते हैं कि हमारा कोड लिखा भी होगा। देखो अब इस K1 K2 K4 को पढ़ना है बस, आज बात खत्म। अब इसके ऊपर करेक्शन लगाएगा, कैसे लगाएगा करेक्शन वो देखेंगे। कह रहा देखो, कह रहा भैया, कह रहा देखो वो कह रहा ये 726 तो ठीक है, 4 स्पान अबाउट 10 मीटर। ध्यान सुनना, द वैल्यू इन ए मे बी मल्टीप्लाई बाई 10 बाई स्पान इन मीटर एक्सेप्ट कैंटिलीवर विच केस डिफ्लेक्शन करेक्शन शुड बी मेड। पहला करेक्शन तो ये लग गया, ये लगा दे करेक्शन, पहला करेक्शन। तो K1 हमारा क्या है? K1 हमारा, मैं अभी बताता रहता हूँ, K1 अपना है स्पान करेक्शन। क्या है? स्पान करेक्शन। स्पान करेक्शन अगर आपका इफ स्पान मतलब इफेक्टिव स्पान बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन इफेक्टिव लेते हैं ना, बता था कल। तो मैं स्पान बोल रहा हूँ, तो कौन सा चल रहा है? स्पान तो 3 पढ़े थे आपने, कौन सा लेते हैं? इफेक्टिव स्पान। तो अगर स्पान, इफ स्पान इज अप टू 10 मीटर, अगर 10 मीटर तक का स्पान होगा, K1 की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी? 1। तब 1 ले लेंगे। आई बात समझ? अगर स्पान इफ स्पान इज मोर देन कितना मीटर? 10 मीटर। तो K1 की जो वैल्यू होगी, K1 की जो वैल्यू होगी वो 10 बाई स्पान इन मीटर। किसमें लोगे? यहाँ पर स्पान किसमें लोगे? मीटर में लोगे। छोड़ के कैंटिलीवर के लिए के वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड नहीं है? कैंटिलीवर के लिए नहीं। तो अगर आपका कैंटिलीवर को छोड़ के कोई भी आपका बीम किस ज्यादा होता है, अब क्यों नहीं हो, बात की एनालिसिस चलेगी। अब ध्यान सुनना, चलिए रुको। अगर आपका क्या है, अगर आपका बीम क्या है? छोटा है, लेंथ छोटी है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। सही बात है। अरे सोम भी पढ़ रखा भैया, जैसे 5/384 WL की पावर 4/EI ना। तो अगर लेंथ ज्यादा, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। तो अगर आपका जब तक 10 मीटर तक क्या है बीम है, आप K1 की वैल्यू कितने लोगे? सिर्फ 1 ले लोगे। अब आप बताओ, अगर ये स्पान किस ज्यादा हुआ? 10 मीटर से ज्यादा हुआ, अब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, हाँ ना बोलिए। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो इस K1 की वैल्यू मुझे 1 से ज्यादा रखनी चाहिए या 1 से कम रखनी चाहिए? पहले तो बताओ। हे भगवान, प्रकट हो जाओ। पता है क्या है, जब क्या बोलते हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो कृष्ण ने एक वो दिया था उपदेश, किसको? अर्जुन को, कि भाई तू डर क्या रहा? मैं आया हूं इसलिए हूं, जब पाप बढ़ेगा ना मैं प्रकट होऊंगा, मैं होऊंगा प्रकट, टेंशन मत ले। तो एक उपदेश सुनाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्वति भारत, कि जब पाप होगा उसका नाश करने मैं आऊंगा, 100% है। तो हे भगवान प्रकट हो जाए, आप इनको भी ले आ लो ऊपर। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भैया हो क्या रहा है। अब वो प्रकट होने का टाइम आ गया कृष्ण का, जब उन्होंने गीता बोला मैं आऊंगा जरूर लेने तुम्हें, जिस दिन पाप बढ़ेगा अधर्म का नाश करने में आऊंगा, 100% आऊंगा। तो कभी मैं राम बन के आऊंगा, कभी मैं क्या बोलते हैं श्याम आएगा। श्याम ने कौन सा पाप अधर्म का नाश किया? कभी मैं क्या बोलते हिरण्यकश्यप का वध किसने किया? हिरण्यकश्यप भगवान थे, तो राक्षस था, उसको वध करने कौन आया था? नरसिंह। मैं कभी नरसिंह अवतार में आऊंगा, मैं कभी कृष्ण अवतार में आऊंगा, मैं कभी किस अवतार में आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो आगे भगवान अब आजा, इनको उठा ले, इनके बस का तो रहा नहीं आपको कुछ। भैया एक बात बताओ, ये स्पान की इसकी जो वैल्यू होगी 1 से कम आ जाएगी। क्यों? समझते हैं पहले। इसलिए क्योंकि अगर आपका स्पान क्या हो, अगर आपका अच्छा सुन लो, अगर आपकी K1 की वैल्यू क्या आई? कम आई। अगर K1 की वैल्यू कम आई, डेप्थ के ऊपर कमेंट करो। K2 K3 को छोड़ो अभी। अगर डेप्थ की वैल्यू अगर K1 की वैल्यू कम आई, किससे कम? 1 से कम, कमेंट करो डेप्थ के ऊपर। हे भगवान आजा, वाकई में आजा भैया। 1/2 बढ़ा या 1/0.5 बढ़ा, ये बताओ। ये K है, घट गई K की वैल्यू। अब बताओ, इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 2 है।
आया ना बोलियो। इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर स्पान बड़ा है, ऑप्शन ये बचता है डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी आपको। नहीं आया समझ? स्पान बड़ा है स्पान, क्या करूं? नदी आ गई तो आधा 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 बीम तो आधा स्पान तो बना नहीं सकता कि यहाँ तो जाना नदी, उसके बाद डाई मारना चल जाना। स्पान तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो क्या बढ़ानी पड़ेगी? दूसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? डेप्थ को बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे बढ़ गया डेप्थ? K1 की वैल्यू घट गई, इधर ले आओगे ना इसको। अरे K1 की वैल्यू 1 से कम हो गई ना। देखो स्पान 10 डिवाइडेड बाई स्पान, तो अगर आपका स्पान 12 मीटर है तो 10 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? 0.1 से छोटा आ गया। अरे है ना बोलिए, 1 से छोटा आ गया, मतलब क्या बढ़ गई? तो K1 क्या कर गया? घट गया। किससे कम हुआ? 1 से कम हुआ। तो 1 से कम आएगी तो डेप्थ बढ़ के आएगी घट के आएगी? तो इसका मतलब है कि अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा है, अब आपको डेप्थ क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। चेंज हो जाएगा वो रेशियो। आई बात समझ? क्लियर हो गया? तो अगर आपका स्पान ज्यादा, बताओ स्पान ज्यादा क्या? स्पान ज्यादा मतलब डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ? तो पहला करेक्शन समझ आ गया? तो लो ये पहला करेक्शन है, तो हर करेक्शन को समझा के चलूंगा। तो K1 की वैल्यू किससे कम होगी? 1 से कम आएगी। तो लिखा है फॉर स्पान अबाउट 10 मीटर द वैल्यू ऑफ AB मल्टीप्लाई बाई 10 बाई स्पान इन मीटर एक्सेप्ट कैंटिलीवर विच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। कैंटिलीवर में आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सबसे कमजोर होता है ना, तो वहां पर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। वहां के लिए नहीं एम्पेरिकली बता रखा कोड ने। तो लिखे सबसे पहले, रुक जाओ मैं समझा देता हूं यार, लिखते रहो क्योंकि फिर छूट जाता है। कहां पे रह गए तुम? ये यहाँ पे लिख दिया आपने K1 K2 K3 है? तो लिखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रुको रुको, ये लिख दिया कि हमारा कोड कैसे कंट्रोल करता है। ये भी लिखा? हाँ लिख दिया है यार। ये देखो ये तो कोड में लिखा ही है ना, तुम लिख लोगे इसको। मैं आगे कहानी पढ़ा दूं जो कोड में जो अच्छे से नहीं लिखा गया है। तो नेक्स्ट लिखिए दिस वैल्यू ऑफ स्पान बाय डेप्थ रेशियो, दिस वैल्यू ऑफ स्पान बाय डेप्थ रेशियो फर्दर करेक्टेड बाय करेक्शंस, करेक्टेड बाय करेक्शन। भैया तुम प्रॉपर नोट्स बना लेना है ना, बना लोगे? अरे है ना बोलिए। तो लिखिए सब में, तो L इफेक्टिव बाय D इज इक्वल टू क्या? जो A वैल्यू है, जो A है उसको किससे गुणा करेंगे? है भाई K1 K2 K3 K4, तो 4 करेक्शन, चारों को पढ़ना है और यही से हमारा डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। फिर हमारा बचेगा क्रैकिंग, क्रैकिंग खत्म हो जाएगा। फिर हमारा शेयर के लिए डिजाइन करेंगे, बीम हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा बीम खत्म हो जाएगा। आई बात समझ? रायना बोलिए। तो चलो K1 K2 K3 K4, तो K1 लिखिए। K1 क्या है? स्पान करेक्शन। ये किस पे लग रहा है? स्पान अगर ज्यादा हो जाए तो करेक्शन लगाना है। आई बात समझ? पानी का जग है यार। स्पान करेक्शन लगा सकते हो? लगा स्पान करेक्शन। तो लिखिए लिखिए इफ, अच्छा K1 क्या है? इफ स्पान करेक्शन। लिखिए इफ स्पान इज अप टू 10 मीटर, स्पान अगर कितना मीटर तक है? स्पान अगर कितने मीटर तक है? 10 मीटर तक है। K1 की वैल्यू कितनी लोगे? तो वही A की वैल्यू मतलब A को 1 से गुणा कर दोगे, वही चलेगी ऊपर। नेक्स्ट इफ स्पान इज मोर देन 10 मीटर, जब मैं बात करूं स्पान तो कौन सा स्पान? बार बार लिख रहा हूं तो कैलकुलेशन इफेक्टिव स्पान लेते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो K1 इज इक्वल टू, तो K1 कितना हो जाएगा? स्पान बाई 10 बाई स्पान इन मीटर। आई बात समझ? ऐसा करने से, करेक्शन लगाने से क्या हुआ ये बताओ? ऐसा करेक्शन लगाने से क्या हुआ? डेप्थ क्या कर गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि K1 की वैल्यू किससे कम आ रही है? 1 से कम आ रही है, तो डेप्थ बढ़ जाएगी। तो स्पान ज्यादा होगा तो क्या बढ़ाने पड़ेगा आपको? स्पान आपको बढ़ाना, अगर आपको स्पान ज्यादा रखना है तो क्या बढ़ानी पड़ेगी? डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। आई बात समझ? तो लिखिए इसको। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ K1 इज लेस देन 1, तो वैल्यू ऑफ K1 कितनी निकल के आएगी? लेस देन 1 निकल के आएगी 10 मीटर से ऊपर के लिए। इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? या तो ये बोल लो, रुक जाओ ओ भाई रुको, या तो ये बोल लो डेप्थ बढ़ेगी,
या ये बोलो कि ए की वैल्यू घटेगी। अरे आपने बोला कि पहले मान लो 20 था, अब आपकी K1 की वैल्यू आई 0.9, तो 9 दूना 18 हो गया ना। तो अब 18 हो तो क्या बढ़ गया, ए वैल्यू घट गई ना। तो ए घटेगी तो कौन बढ़ेगा, डी बढ़ेगा। आई बात समझ? अरे आया ना बोलिए। तो इसको और कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, और कम कर रहे हैं इससे। आई बात समझ? दूसरा K2, पहला और दूसरा अपना क्या है, K2। पहले दिखा देता हूं और फिर समझा दूंगा भैया कैसे लगाने करेक्शन। तो दिखाना बहुत जरूरी है एक बार। तो ये कह रहा है कि देखो अगला करेक्शन क्या है, देखो अगला करेक्शन क्या है। अगला कह रहा है डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर टेंशन reinforcement द वैल्यू ऑफ ए और बी, या तो ए या बी, shall be modified by multiplying with modification factor obtained as per figure number 4। अब जाते हैं भैया इस कोड के फिगर नंबर 4 और अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देखो फिगर नंबर 4 क्या कहता है, कहाँ गया फिगर नंबर 4, ये है ना फिगर नंबर 4, ये है ना फिगर नंबर 4, ये है फिगर नंबर 4। अच्छा सारे नोट्स पढ़ लेते हैं। अब देखो ये बताता हूं। अगला ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड स्ट्रेस। तो पहले तो K1 है, K1 वो हमारा क्या है, K1 तो पता चला। K2 क्या है, K2 क्या है, करेक्शन ड्यू टू एरिया ऑफ या परसेंटेज ऑफ, एरिया बोलो परसेंटेज बोलो, परसेंटेज ऑफ टेंशन reinforcement, लिखे फटाफट। आ गया? अब सुन लो, अब K2 क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चलिए बताइए। अगर आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन reinforcement ज्यादा, परसेंटेज ऑफ टेंशन reinforcement ज्यादा, आप बताओ श्रिंकेज कम या ज्यादा। अब कोड को थोड़ी नहीं पता मैंने कितना सरिया डाला हुआ, तो करेक्शन लगाने पड़ेंगे ना। और आया ना बोले। तो अगर आपका परसेंटेज ऑफ AST ज्यादा है, एरिया ऑफ टेंशन ज्यादा है, तो श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कम होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, याद रखना जो तुमने बोला, इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हें सोचा उसका उल्टा सोचना एग्जाम में, जो तुम सोच रहे हो उसका उल्टा आंसर मार्क करना एग्जाम में। अब देखो हमारा कोड कहता है इंपेरिकली इस K2 की वैल्यू कितनी होगी, कहा फिगर नंबर 4। यहां दिखाया उसने परसेंटेज ऑफ टेंशन reinforcement दिखा है, परसेंटेज ऑफ टेंशन reinforcement, बात समझ आ गया। दूसरा है FS का स्ट्रेस इन स्टील लेवल इन टेंशन, जहां पे क्या लगा हुआ है, जहां पर स्टील लगा हुआ टेंशन साइड में, उस पर स्ट्रेस। अब आप बोलो तो स्ट्रेस तो हमने पढ़ा था 0.87 इंटू FI होता है। यहाँ कोड कह रहा नहीं सर 0.58, स्ट्रेस कितना होता है 0.58 FY, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील इज प्रोवाइडेड होता है। सर ये क्या आ गया नया, तो भैया वहां पर किसके लिए डिजाइन किया था, वहां सेफ्टी के लिए करा था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग था, और यहाँ किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग स्ट्रेस मान रहे हैं, तो चैप्टर ही अलग था, तो डिजाइनिंग कर रहे थे, आई बात समझ, और यहाँ पर फैक्टर अप्लाई कर रहे उसके लिए है बस, तो दोनों चीज अलग अलग है। तो जो स्टील लगा, मैं समझा भी दूंगा इसको मैं समझाऊंगा, अभी आएंगे समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल फॉर एग्जांपल 290 है, तो 290 के लिए कर्व है 240, 190, 145, 120 स्ट्रेस लेवल है, कहां पर
जो आपने माना हुआ किस स्ट्रेस, कहां पर, टेंशन स्टील में। तो भाई साहब यहाँ देखो, ये के की वैल्यू इधर क्या लिखा हुआ, मॉडिफिकेशन फैक्टर K2 लिखा हुआ है, इधर अपना क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा हुआ है, 0%, 0.5%, 0.8%, 3% लिखा है। चलिए किसी एक को पकड़ो, हमारे यहाँ तो एक ही सरिया लगी, एक ही स्ट्रेस होगा। अब आप बताओ, अरे भैया तो Fe 415 होगा, 250 होगा कि 250 नहीं होगा, कि Fe 250 भी घुसा दिया, 515 भी घुसा दिया, बट डाया चेंज होंगे ना उसके, एक ही ग्रेड स्टील होगा। अब आप बताओ, जैसे जैसे स्टील बढ़ता जा रहा है, जैसे कौन बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे केक घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो हे भगवान, ग्राफ देखना भी नहीं आता। जैसे तुम जागड़े वागड़े आते हो, भगवान को भैया ग्राफ पढ़ाना सिखा देना, छोट खुश दुख तो चलता रहता है, पर मुझे पढ़ना सिखा देना बस, कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब भगवान के द्वारा हमें वहां फोटो खींच के भगवान वहां ये मांग लिया करो कि भगवान बस पढ़ना सिखा दे, कैसे पढ़ते हैं, बहुत कृपा होगी आपकी जिंदगी में, मुझे पढ़ाना सिखा दे कैसे पढ़ना होता है, ग्राफ पढ़ना भी नहीं आ रहा। अरे भैया ये लो, पहले आपका, अब बनाऊंगा नहीं, बना हुआ है, पेन नहीं चलेगा। जब आपका स्टील का परसेंट कितना था, 0.4, के की वैल्यू ये थी। अब आपका पॉइंट तो क्या हुआ, के की घट तो रही है, जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, स्टील का परसेंट बढ़ता है किस साइड, टेंशन साइड, यहीं से उठाएगा ऑब्जेक्टिव, फिर घुमाएगा इधर से उधर। जैसे क्या घटता जाएगा, जैसे क्या बढ़ता जाएगा, क्या कम होता जा रहा है, के की वैल्यू कम हो रही, आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस। अब के की वैल्यू कम हो रही, के की वैल्यू कम, K2 की वैल्यू कम हो रही, मतलब किसकी वैल्यू कम हो रही है, पर स्टील बढ़ाने से क्या हो रहा है, ए कम हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, मतलब डेप्थ बढ़ानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप ज्यादा क्या डाल दोगे, स्टील डाल दोगे किस साइड, टेंशन साइड, ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब अभी आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कम मिला, कैसे हो गया ये चीजें उल्टी, थोड़ी देर पहले पढ़ाया भैया, इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होती, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो वही करके आओगे जो तुम्हें लगता है। अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर तुमने किस साइड सरिया ज्यादा डाल दी, टेंशन साइड, तो कंप्रेशन साइड में बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज निकल के आ जाएगा, और बहुत ज्यादा क्या करवा देगा, बहुत ज्यादा क्या करवा देगा, डिफ्लेक्ट, किस साइड तो कम करेगा, हाँ किस साइड डिफ्लेक्शन कम करेगा, टेंशन साइड कम करेगा, लेकिन कहां बढ़ा देगा ये भाई साहब, तो कंप्रेशन साइड बढ़ा देगा। तो अगर बहुत ज्यादा सरिया डाल दी तुमने किस साइड, अरे बहुत ज्यादा सरिया डाल दी तुमने किस साइड, आ जाओ कोड को समझ लेते हैं, नहीं आई ना बात समझ, अरे नहीं आई ना बात समझ, तो नहीं आई तो क्या करे, जो जैसा लग रहा है वैसे कर लो, क्या लगता है। अब आप बताओ हमारी, हाँ देखो 0.1, इसको 1 मान लू, इसको 1 मान लू, तो 1 कब होता है, 1 के लिए इसका मतलब कोड ने इस हिस्से के साथ बनाया होगा ना एम्पेरिकली चीजें। अगर सिर्फ ज्यादा या कम करोगे तो के की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, कंप्रेशन साइड, अरे डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ, आई बात समझ। अच्छा अब वो अगला जो करेक्शन लगाएगा कोड, वो लगाएगा कि कंप्रेशन साइड कितना स्टील है। अब आप बताओ, अब आप बताओ अगर मैं कंप्रेशन साइड स्टील ज्यादा लगाता हूँ, टेंशन साइड भी तो लगा हुआ ही है, उससे तो और क्या करवाया था मेरे कंप्रेशन साइड, डिफ्लेक्शन कम करा बढ़ाया था। वो के की वैल्यू क्या, टेंशन साइड का स्टील के की वैल्यू क्या कर रहा था, कम करवा था, और मैंने किस साइड स्टील डाल दिया, कंप्रेस साइड। अब बताओ के की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, अब क्या करें, के की साइड, के की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, अरे के की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो कंप्रेशन अगर आपने स्टील डाल दिया अब वो डिफ्लेक्शन को कम करेगा, क्यों, अरे डिफ्लेक्शन कम करेगा, जबकि टेंशन साइड वाला क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन को बढ़ा रहा था, डिफ्लेक्शन को, इसका मतलब के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बढ़ के आएगी। तो अगला देख लेते हैं, कर्व, ये कर्व ऐसा आएगा, टेंशन वाला कर्व बढ़ता हुआ आएगा, बढ़ेगा ना, देखते हैं। तो पहले दिखाना ही पड़ेगा, लो ये देखो, depending on area of compression reinforcement, the value of span to depth ratio be further modified by multiplying with modification factor obtained as per figure number 5। तो मैं फिगर नंबर कहाँ जा रहा हूँ, 5 में जा रहा हूँ। अब फिगर याद करने मत बैठ जाना, कॉन्सेप्ट को याद कर लेना कि सर मैं कल ही सब बस रखता हूँ इसको, आपने बहुत बढ़िया चीजें बता दिया आज तो। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे कौन बढ़ता जा रहा है, कंप्रेशन स्टील बढ़ता जा रहा है, कौन बढ़ता जा रहा है, मतलब के, अगर आपका क्या बढ़ रहा है, मॉडिफिकेशन फैक्टर K3 बढ़ रहा है, K3 कौन सा वाला है,
अरे K3 कौन सा वाला है? कंप्रेशन साइड वाला है। तो बताओ जरा क्या बढ़ता जा रहा है? K बढ़ रहा है। K बढ़ रहा है मतलब कौन बढ़ रहा होगा? A बढ़ रहा होगा। A बढ़ रहा होगा मतलब क्या कम हो रही होगी? डेप्थ। इसका मतलब अगर आपकी साइड डाल दोगे स्टील तो आप लोगों को डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ? आई बात समझ? इसका मतलब यह है कि अब आप डेप्थ क्या रख सकते हो? अब आप डेप्थ कम रख सकते हो। इसलिए डबली रीइंफोर्स बीम जो होते हैं वो कम डेप्थ के होते हैं कंपेयर टू किसके? सिंगली रीइंफोर्स के। आई बीम समझ? और आया बीम आया समझ? तो K3 कौन सा वाला फैक्टर है? कंप्रेशन वाला। अब K4 की बात चलती है, पहले यहां तक लिख लो तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अरे कर भी लोगे, वहां नहीं कर पाओगे। वो बोलेगा सर ने पढ़ाया था इससे ज्यादा डालते हैं डिस्ट्रिंगेज कम होता है। अरे भैया सर ने तो पढ़ाया था जिस साइड डालोगे उस साइड कम होता है। आई बात समझ? तो फर्दर क्लासिफाई। अब सुन लो, रुको रुको। तो K2 की वैल्यू, रुक जाओ, K2 की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? कम। और K3 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो करेक्शन लगाने तुम्हें। आई बात समझ? अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देगा भैया कैसे जो तुमने पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। और मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा होता कोई दुनिया में। सेमेस्टर के टीचर तो पढ़ा भी रहे होते क्योंकि उनको शायद पता होता होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोड़ देते हैं टॉपिक को और यहीं से क्या बना लेता हो? MCQ बना लेता है। पता उसको छोड़ के आया है, रट का आया, स्पान बाई डेप्थ रेशियो 7, 20, 26, करेक्शन लगाना भूल गया है भाई। समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? अब देख लो 19वां लेक्चर में बीम खत्म नहीं हो रहा, तो हर चीज बता रहा हूँ मैं भैया देखो कहाँ हो रहा क्या हो रहा। आई बात समझ? तो रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा भाई इनको? सर प्लान अपग्रेड कर दो भैया। राकेश तो मैं कल मैंने दे दिया हो, क्या बोलते हैं कूपन, चेक करो आपको मैसेज भी आया होगा। और मुझे बताओ अभी मैंने कर दिया भाई आपका चेक, उस कोड को अप्लाई तो करो। अब उग जाओ क्या लिख के आ रहे हो तुम? एक K2 लिख रहे हो? K2 लिख रहे हो? K2 क्या है? करेक्शन ड्यू टू परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। अब लिख लो पहले लिखेंगे अगर हम टेंशन स्टील बढ़ाते हैं किस साइड डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है? नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज करवाया था भाई साहब, इसलिए शुरू में पढ़ा देता हूँ सारी चीजें। मैं चाहता डायरेक्ट कोड बोलता भैया इसको ना रट लेना, और क्या बताता नहीं तुम्हें, करेक्शन बताता नहीं, तुम तब भी बेवकूफ बन जाते। नहीं छुपा देता ना, वो तो 7, 20, 26 याद रखो, ऐसे कंट्रोल करता है कोड। फिर नया क्वेश्चन आएगा फिर नहीं कर पाओगे। अब लिख जाइए। तो परसेंटेज स्टील बढ़ाने से K2 की वैल्यू बढ़ के आएगी घट के आएगी? घट के आएगी। मतलब क्या बढ़ानी पड़ेगी? डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। आई बात समझ? आई बात समझ? अब ऐसे कैसे पता चल रहा कि कितनी घटेगी? वो तो हम किससे देखेंगे? उस ग्राफ से दिखाएंगे जो मैं कोड ने देखा इंपेरिकल ग्राफ। तो तुम चाहो इस ग्राफ को रफ बनाओ, रफ बनाओ ग्राफ रफ कि भैया देखो ऐसा कम हो रहा है। कहाँ गया? ये था क्या? नहीं ऊपर वाला था। अब ये समझा दूंगा मैं आप, ठीक है? तो ग्राफ रफ बनाओ, रफ यार रफ, ऐसे लिखो 0 पर। ये खाने वाने मत बनाना, अरे ग्रेड मत बनाने डब्बे। अबे यार ऐसे लाइन खींचो, ऐसे 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 वैल्यू लिखो बस। अब तो जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या घटता जा रहा है? कि घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है पता चल गया? क्योंकि किस साइड ज्यादा करा देगा वो। हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म कराता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है भाई हमारे लिए। हाँ जी हवा लग रही कुछ, ऐसे पढ़ाता जाता है। अब आप बोलो मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया नहीं का, मालूम है क्यों? जरूरत नहीं पड़ेगी अब, नहीं तो पहले वो मोमेंट अब एक न्यूमेरिकल नहीं करवाया मैंने, क्योंकि मेरा फोकस पूरा किस तरीके से है MCQ पे करेगा।
नहीं करानी डिजाइनिंग, जरूरत नहीं, सेमेस्टर में नहीं बिठा रहा हूँ तुम्हें, और ना सेमेस्टर की तैयारी करवा रहा हूँ, और ना एसएससी J2 सब्जेक्टिव रहा। समझ आ गया? चाहता मैं फ्लैंज बीम की डिजाइनिंग करा था, मैंने कहा नहीं छोड़ो, जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको बुक पढ़नी है बुक छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो, सब लिखा हुआ इसमें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो ये जिसको लेनी हो छोड़ भी यहीं देना। डिफ्लेक्शन पढ़ना आज इस किताब को उठाओ, जो पढ़ा रहा हूँ सब इसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, हो गया, लिख दिया। अब ये भी लिखा कि परसेंट इसके बनने से K3 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी? K2 कम होगी। अब ये क्या है, FS लिखो, ये FS क्या है, 290 FS क्या है, ये क्या है FS क्या लिखे, FS लिखिए स्ट्रेस लेवल इन टेंशन स्टील, लिख लो यहाँ पे 0.58 इंटू FY, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। मतलब क्या है, आई बात समझ? हाँ भाई यहाँ सुन लो। अच्छा, वो क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टिल रिक्वायर्ड और प्रोवाइड, आपको जरूरत कितनी थी, प्रोवाइड कितना किया। अब जरूरत थी मुझे, यहाँ सुन लो, जरूरत आई मेरी 2.24 बार्स, लेकिन 2.24 बार्स होने की बात तो 3 ही प्रोवाइड करेंगे पूरी, तो जितनी जरूरत होती है प्रोवाइड उससे ज्यादा ही हो रहा होता है। आई समझ? आपकी नंबर ऑफ सरियाई कि भैया 1000 mm स्क्वायर के लिए 25 mm की 2.5 बार आई, तो 2.5 बार कहां से लाऊं, तो कितनी आएगी 3। तो एक्चुअल में जरूरत अलग थी, प्रोवाइड अलग हो रहा होता है साइड पे, तो ये है वो। आई बात समझ? राइट समझ? अच्छा अगला K3, बताओ K3, अब नाम लिखेंगे अब K3 के बारे में। K3 क्या है, करेक्शन फैक्टर किसके ऊपर बेस्ड है, तो बताओ, अगर आपका कंप्रेशन साइड का स्टील बढ़ाओगे क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। डिफ्लेक्शन कम होगा मतलब किसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो फिर आप, हाँ K की वैल्यू बढ़ा सकते हो, तो K की बढ़ा सकते हो मतलब क्या बढ़ रहा है, A बढ़ रहा है, A बढ़ रहा है, डेप्थ कम हो रही, डेप्थ कम रख सकते हो फिर आप। और यही कारण है कि डबली रीइंफोर्स बीम ज्यादा गहरे होते हैं, सिंगली ज्यादा गहरे होते हैं। क्यों वहां गहरे क्यों बनाने पड़ते सिंगली बीम, हाँ अरे भैया क्यों हो गया, क्यों गहरे बन रहे, जरूरी है क्या गहरा बना, क्योंकि भैया किस साइड तुमने स्टील डाल दिया, कंप्रेस साइड स्टील डाल दिया, अब डिफ्लेक्शन कम हो रहा, तो डेप्थ क्या रख सकते हो आप, छोटी रख लो, क्यों महंगा बनाना बीम को। आई बात समझ? तो हर चीज रेट एक दूसरे से, लिख दिया। आई बात समझ? तो परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन साइड अगर परसेंट बढ़ेगा तो K की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, ज्यादा आएगी। तो लो फिगर नंबर 5 बना लो रफ, फिगर नंबर 5। अरे एनालाइज करना आ रहा है, मैं सारा नहीं लिखा पा रहा हूँ, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद इंजीनियर बनना होगा कि भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एनालाइज दिमाग में होता है, नोट्स में नहीं होता एनालाइज। आई बात समझ?
नेक्स्ट अगला अगला आता है करेक्शन ड्यू टू फ्रेंच K4। K4 किसकी वजह से है? रुको पहले दिखा भी देना पड़ेगा, एक और करेक्शन लगेगा। कहाँ गया? लो यहां देख लो, ई क्या कह रहा है? 4 फ्लैंज बीम द वैल्यू ऑफ ए और बी मॉडिफाइड, जो भी लिखा है ए और बी में मॉडिफाई करने के बाद as figure number 6 and the reinforcement percentage using 4 5 should be based on area of section equal to BF by DF। क्या कह रहा है कि भैया अगर आपका बीम कैसा है, अगर आपका बीम कैसा है, फ्लैंज बीम है, अगर आपका बीम कैसा है, फ्लैंज बीम है, तो आपको फिर मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा। चलिए जी, तो पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो इसको। तो K4 क्या है? ये वो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हम किसके बाद लगाते हैं? हाँ, अगर बीम कैसा है, फ्लैंज है, अगर बीम कैसा है, फ्लैंज है, तो लिखिए इसको। चलिए अब इसको मैं आता हूं, मैं इधर लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। मैं वो शब्दों में बनाया, हम ऐसे बना देते हैं। ग्राफ बनाइए। अब सुन लो, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर बीम कैसा हुआ, फ्लैंज बीम हुआ। बता रहा था फ्लैंज बीम क्या होता है, बता रहा था फ्लैंज बीम क्या होता है? जिसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0, बताया था, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में होता है। अगर फ्लैंज बीम हो, वो कह रहा है उसमें भी करेक्शन लगाओगे आप डिफ्लेक्शन में। कैसे लगाएंगे जी करेक्शन? ऐसे करेक्शन लगाएंगे कि ये क्या है, एक इधर कौन सी वैल्यू है, K4, इधर कौन सी वैल्यू है, K4, ठीक है जी, K4 लगाएंगे। जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है देखो, वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ बढ़ती जा रही है। जैसे क्या बढ़ती जा रही है, ये रेशो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा? जब आपका क्या होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, नीचे वाली चीज क्या है, नीचे वाली वेब है, ऊपर हिल क्या है, फ्लैंज है। ये बढ़ता जा रहा है, ये क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये रेशो बढ़ता जा रहा है, कब बढ़ेगा रेशो? जब ये घटेगा, जब विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये विड्थ ऑफ क्या है, फ्लैंज है, और ये विड्थ ऑफ क्या है, वेब है। विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या करता जाएगा, घटता जाएगा, और क्या करता जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर ये रेशो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रही है, केक बढ़ रही है। घटते 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 ये बढ़ते बढ़ते एक बीम ऐसा जाएगा, रेक्टेंगल ही बन जाएगा, है ना? बोलिए क्या समझ आता है कि रेक्टेंगुलर बीम के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, फ्लैंज की। क्या समझ आता है कि फ्लैंज बीम में डिफ्लेक्शन ज्यादा निकल के आता है रेक्टेंगुलर बीम से। नहीं, बात समझ। क्वेश्चन आएगा कौन से बीम में ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, तो तुम कौन सा करके आओ, मुझे पता है।
तुम कौन सा करके आओगे? फ्लैंज ना। तो जो सोचोगे उसका उल्टा मानना है, आपको तो पता ही है कौन सा, आपको पता ही उल्टा मारना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बीम में कम डिफ्लेक्शन आता है कंपेयर टू किसके? फ्लैंज बीम में। नहीं बात समझ? अरे भैया जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, ये रेशियो क्या कर रहा, बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा? जब नीचे वाली चीज घटेगी घटेगी और ये वाली चीज बढ़ेगी, एक से रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा है तो हम के बढ़ा रहे हैं, मतलब किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं? और ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं मतलब क्या है? डेप्थ कम रख सकते हो। इसलिए फ्लैंज बीम ज्यादा क्या निकल के आएंगे? गहरे निकल के आएंगे। स्ट्रॉन्ग तो कौन से ही है, स्ट्रॉन्ग तो कौन से ही है, फ्लैंज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर्विसिबल नहीं है क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा दिख जाता है उसमें, एफिशिएंट तो वही है ना, बट डिफ्लेक्शन ज्यादा दिख जाता है इसमें। और देखना कभी आप लोग बल्ली वाला फ्लाईओवर के नीचे जाना, फ्लैंज बीम लगे हुए, आंखों से बता दो कि बीम डिफ्लेक्ट हुआ है, दिख रहा फ्लैंज बीम में, आंखों दिख रहा, इनमें नहीं चलता पता, लेकिन टूटेगा कौन जल्दी? ये एफिशिएंट नहीं होते। आई थी बात समझ? तो ये इसलिए बोला था जो बीम सर्विसिबल है, सॉरी जो बीम क्या है, सेफ है, जरूरी नहीं है क्या है, सर्विसिबल है। तो मुझे लग जाता कभी कभार ये बीम टूट ना जाए, मैं इसके नीचे रहता ही नहीं, खड़ा साइड रहता हूँ, होता नहीं है ऐसा। आई बात समझ? फ्लैंज बीम क्या तो है, एफिशिएंट है, बट क्या नहीं है, सर्विसिबल नहीं है। आई बात समझ? तो लिख लो नोट। तो कौन से बीम ज्यादा, किस बीम में डिफ्लेक्शन ज्यादा निकल के आएगा? हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो तुम्हें लग रहा है ना उसको मत करना, बस बाकी जो ऑप्शन होगा वो कर लेना, ठीक है? तो जो तुम्हारा दिल कह रहा होगा उसको उल्टा मारोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। उल्टी बंदूक चलानी मतलब आपके एग्जाम में, समझ रहे हो? हाँ, तो वही करना आपको। अब इतना पता चल गया पढ़ना आसान नहीं है, इतना चले होगा ना पता, पढ़ना आसान नहीं है। और इतना ही पता चल गया होगा कि टीचर की जरूरत पड़ेगी। अभी भी आपको लगता है सेल्फ स्टडी से हो सकता है सिलेक्शन? आज के टाइम पे नहीं। आज से 5 साल पहले सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिए बहुत होने हैं। इससे पहले 50% स्टूडेंट तैयारी वाले, 50% स्टूडेंट सेल्फ स्टडी वाले लेते थे। आज के टाइम पे सेल्फ स्टडी वाला सिलेक्शन बहुत कम हो गया, बहुत कम। क्यों? क्योंकि भैया पेपर का पैटर्न क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसमें आपको ऐसे टीचर की जरूरत पड़ेगी जिसको पता चल जाता है कि भैया क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से बताना पड़ता है कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखो यहाँ तुम गलत करने वाले हो, पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को। अभी डिफ्लेक्शन है तो कुछ नहीं पढ़ने में, लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ये लगा मुझे, समझ आ गया, क्लियर हो गया? अब कोड तो हमारे 4 ही फैक्टर लगाता है, और फैक्टर के ऊपर भी हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है। तो कोड में तो कितने लिखे हुए बस कि 4 ही फैक्टर लगे हुए। आप चाहो K4 एक K5 और लगा लो। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर मैं माइल्ड स्टील की जगह HYSD स्टील लगाऊं तो किस माइल्ड स्टील में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा? सर अगर मैं माइल्ड स्टील डालूं और अगर मैं HYSD डालूं, डिफ्लेक्शन कहां ज्यादा मिलेगा? बस तो तुम्हें HYSD मारना एग्जाम में, समझिए ना, आंसर HYSD स्टील है। यही मैं समझा रहा था आप लोगों को कि तुमने किससे मारना था, माइल्ड स्टील में। तुम्हें क्या करना है, HYSD। माइल्ड स्टील डालने से 25% डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, समझ गया ना? तुम्हें पता चल गया तैयारी करने का कि जो तुम्हें लग रहा है उसका उल्टा। अब कैसे? भैया मेरा दिल भी यही कहता था, अगर मैं भी होता मैं भी यही देता, क्योंकि सेम स्ट्रेन लाने के लिए या आप ये बात कर सकते हो, स्ट्रेस से डायग्राम से समझ सकते हो यार भैया, स्ट्रेस से डायग्राम से समझ सकते हो। कंक्रीट आउटर मोस्ट फाइबर में कितने का स्ट्रेन होता है? चलिए ये वाला ग्राफ काश अच्छे पढ़ लेते ना कॉलेज में, अच्छे पढ़ लेते काम हो जाता। ये वाला ग्राफ माइल्ड स्टील के लिए है, ये किसके लिए है? माइल्ड स्टील के लिए है। ये वाला किसके लिए है? ये आपका FE 415 के लिए है। और ये किसके लिए है? 500। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? आप बताना भैया माइल्ड स्टील में स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस कितना होगा? 0.87 FI। स्ट्रेस कम है, अरे 250 ही तो है, उसमें कितना होगा? हाँ
415। आप किस स्ट्रेस के लिए ज्यादा डिजाइन कर रहे हो? किसको ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर रहे हो बताओ? किस स्ट्रेस को ज्यादा, मतलब किस स्ट्रेस में, कहाँ जो डिजाइन स्ट्रेस है कहाँ ज्यादा है? माइल्ड स्टील में ज्यादा है या HY स्टील में ज्यादा है? HY SD स्टील में क्या है, क्या ज्यादा है? अरे क्या ज्यादा है? स्ट्रेस ज्यादा है, हाँ या ना बोलो। तो स्ट्रेन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। भैया सारा तो पढ़ा रखा भैया। ये ग्राफ किसके लिए था? ये ग्राफ किसके लिए था? 0.1% था, यस और नो था। और HY के लिए ग्राफ क्या था? इसके बाद क्या 0.002, मतलब के लिए कर रहे थे यार। तो डिजाइन किस ज्यादा के लिए कर रहे हैं बताओ? किसमें स्ट्रेन ज्यादा के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम? हाँ, HY के ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा निकल जाएगा उसमें। अब आप लोग साहब तो बताते हैं अब भैया यहाँ के बाद ही कहानी छोड़ो ना, इसके बाद ही तो कहानी नहीं है हमारे लिए। तो क्या बोलते हैं, किस लिमिट के बाद की? इस लिमिट के बाद क्या हो रहा है मुझे क्या पता? हम यार डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं पता चल गया था? तो आप बताओ कि आप डिजाइन किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आएगा, किस लिए डिजाइन कर रहे हो आप? भैया इसमें स्ट्रेस ज्यादा आएगा, इसमें स्ट्रेन कम आएगा, क्योंकि डिजाइनिंग किस स्ट्रेस के लिए कर रखा है तुमने? कम स्ट्रेस के लिए कर रखा। इसमें स्ट्रेन ज्यादा आएगा क्योंकि डिजाइन क्या कर रखा है? ज्यादा, तो स्ट्रेन ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, बस खत्म। तो किस वजह डिफ्लेक्शन मिलेगा तुम्हें? 25% ज्यादा मिलता है। और तुम HY करोगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? लोड कम लग रहा तो डिफ्लेक्शन भी तो कम ही आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने डिजाइन नहीं किया उतना लोड के लिए। अरे आया ना बोलिए, तो डिफ्लेक्शन कम निकल गया। तो आप चाहो तो, लेकिन कोड इसके बारे में नहीं लिखता, एग्जाम में लिखेगा। अभी दिखाता हूं, देखो MCQ क्वेश्चन कैसे आते हैं। डिफ्लेक्शन लो। अब तुमने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो देखते ये है क्या, ये जो मुझे चाहिए था। चलिए क्वेश्चन है 2020 का है, सिविल का ही है अपना। फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, लिमिट पता है हमें, स्पान बाई 250 वगैरह वगैरह। द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील 415। अगर आप ही 415 यूज करोगे, मतलब HY यूज करोगे, तो आप बीम इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम रिजल्ट क्या करोगे? डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी? भैया इससे डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है, ये तो पढ़ाया भी है। तो ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। नहीं आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? अभी भी नहीं आई? कोई बात नहीं यार, तुम घटाना कर देना एग्जाम में, ठीक है? तुम घटाना, तुम्हें ये लगता है ना घटनी चाहिए, तो बोल रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो उसका क्या करना है, सीधा उल्टा करना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे तो हो गया, समझ तो आ गया कि जो मैं सोच रहा हूँ तो गलत ही सोच रहा हूँ। खुद पे विश्वास रखो ना कि मैं कौन हूँ, मैं तो गलत ही सोच रहा हूँ और मैं वो करूंगा ही नहीं जो मैं होता। तो देखो आंसर आपका इन डेप्थ होगा, बात खत्म, बात खत्म होगी। अरे बात समझ? तो खुद को पहचानो, बाकी तो छोड़ो। तो देखो लिखा भी है, ये देखो, इफेक्टिव स्पान डेप्थ रेशियो फॉर बीम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिटेंशन स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ, मैंने अभी K5 बोला ना मैंने, वो भले हमारा कोड लिखता नहीं है K5, लेकिन मैंने बता दिया ऐसे भी होता है। K5 हमारा कोड कितना लिखता हुआ? K1 K2 K3 और K4 तक बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है 4 to, अच्छा देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, अभी देखो अभी 35 है, यहाँ पर कितना हो गया? 28 हो गया, 28 हो गया। अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है? स्पान बाय डेप्थ 28 हो गया ना, 28 हो गया ना। हम डिस्कस करेंगे, 28 हो गया, मतलब स्पान बाय डेप्थ की वैल्यू कम हुई ज्यादा हुई? अरे भैया HY के लिए क्या हुई? कम हुई है ना, बोलिए। कम हुई मतलब क्या बढ़ गया? डेप्थ बढ़ गई। स्पान बाय डेप्थ तो 28 नीचे आ गया 30 की जगह। तो देखो कितनी परसेंट, तो देखो जब 35 में से 28 घटाओ लगभग 20 से 25% आएगी। तो देखो 35 में 28 घटाओ, 35 में 28 कितना आया? 7 कितना परसेंट क्या किया? घटाया। तो 7 डिवाइडेड बाय 35 करो कितना आएगा?
आ गया 20 से 25%। तो यही बोल रहा था मैं कि भैया 25% तक माइल्ड स्टील हमारी डिफ्लेक्शन को कम कर रहा होता है। आई बात समझ? तो लिखिए अगला, नेक्स्ट। एक K5 लिखो, K5 लिखो, K5 वहां पे लिख दो K5। लेकिन K5 का जिक्र हमारा कोड नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सामने नहीं करेगा कोड जिक्र। आई बात समझ? अरे बात समझ आ गई? तो लिखिए K5। K5 क्या है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। तो लिखिए ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। तो भैया लिख लो यार, अब क्या लिखना है कि अगर माइल्ड स्टील यूज करोगे तो डिफ्लेक्शन कितना परसेंट कम होता है? 20 से 25% कम हो जाता है। 20 से 25% कम हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? K की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? अगर आपने माइल्ड स्टील की जगह HY स्टील डाल दिया तो K की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? अबे K की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? K5 की, K5 की वैल्यू क्या करेगी? अरे भैया क्या करेगी? घटेगी तभी तो डेप्थ बढ़ेगी ना। तो इसमें डेप्थ क्या करके आएगी? बढ़ के आएगी। डेप्थ क्या करके आएगी? बढ़ के आएगी। नेक्स्ट, अगला लिखिए K6। K6 अगर आप लीन मिक्स की जगह रिचर मिक्स यूज करेंगे, बताया था लीन मिक्स क्या होता है? जिसमें सीमेंट कम होगा और जिसमें सीमेंट क्या होगा? ज्यादा। तो अगर आप रिचर मिक्स यूज करोगे तो लिखिए इफ करेक्शन ड्यू टू रिचर मिक्स। तो लिखिए इसमें इफ वी यूज रिचर मिक्स कंक्रीट, रिचर मिक्स कंक्रीट, it reduce shrinkage up, it reduce deflection up to 10%। ये डिफ्लेक्शन कितना कम कर देता है? 10%। 10% कम करता है डिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सीमेंट का परसेंटेज क्या कर दो? बढ़ा दो। नेक्स्ट, अब आपको कम करना है और क्या कर सकते हो? K7 और क्या कर सकते हो तुम? है भाई आपका जो इरेक्शन है उसको लेट कर दो। जो पार्टीशन है, फर्नीचर है, वर्नीचर, वो लेट लगाओ। इससे क्या होगा? क्रीप कम आएगा। भैया याद है एज ऑफ लोडिंग 7 दिन इतना 1.1 28 दिन, तो क्रीप का ऑप्शन बढ़ रहा था। अरे है ना, बोलिए। तो क्या हो रहा था बताइए कि एज ऑफ लोडिंग, सॉरी जैसे क्या बढ़ रहा था आपका? एज ऑफ लोडिंग, क्रीप का ऑप्शन घट रहा था ना। तो डिले करो, पार्टीशन को डिले करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भी आप किससे, तो आपको K की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फिर आप डेप्थ ज्यादा रख सकते हो। और आपको लगता है मैं 3 साल तक अब लोड नहीं करूंगा इसको, तो कम डेप्थ पे हो जाओ, तो भी आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या करो? डिले पार्टीशंस, डिले पार्टीशन, पार्टीशन इनको डिले कर दो, तो भी आप किससे बच जाओगे? क्रीप, डिले पार्टीशन, क्रीप क्या होगा? घटेगा। क्रीप घटेगा तो डिफ्लेक्शन घटेगा। एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है अपना क्रीप। अगर लेट में लोडिंग करोगे तो कम क्रीप मिलेगा, बात खत्म। चलिए, अब अगर आपसे पूछता है भैया आप कैसे कैसे डिफ्लेक्शन से बच सकते हो, अब वो टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ा दिया पूरा। पहला कैसे बच सकते हो भैया जी? स्पान ज्यादा मत रखो। अगर मजबूरी है तो क्या? डेप्थ बढ़ाओ, ऐसे बचोगे। दूसरा, सिंगली की जगह कौन सा यूज करो? डबली रीइंफोर्स। अच्छा, डबली रीइंफोर्स में डिफ्लेक्शन ज्यादा निकल जाएंगे और फैक्टर भी होते हैं, सरिया नहीं होती, और फैक्टर भी होंगे, दिखाएंगे बाद में। नेक्स्ट, और क्या करे? HYST की जगह कौन सा यूज कर सकते हो तुम? अगर तुम्हें लगता है कि लोड कम है तो HYST की जगह कौन सा ही कर लो, माइल्ड स्टील कर लो। क्या आएगा? कम डिफ्लेक्शन आएगा।
आई बात समझ? नेक्स्ट, और रिचर मिस कंक्रीट को यूज करो, रेक्टेंगुलर बीम यूज करो इंस्टेंट ऑफ किसके, टी बीम के। पर फिर वो क्या नहीं होगा, ज्यादा लोड आएगा किसी को फेल कर जाएगा उस दिन, तो सेफ नहीं हो, भले क्या हो सर्विसेबल है लेकिन सेफ नहीं रहेगा वो बात अलग है। आई बात समझ? तो लो अब जाके हमारा बीम खत्म हुआ, आई बात समझ? तो बीम मेरा खत्म हो गया कि भैया कितनी सरिया, कैसे डिफ्लेक्शन, कितना स्पान, कितना डेप्थ, सब कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लो, कर लोगे? अच्छा नोट नोट नोट, हमारा कोड किस वाले मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, मैं तो कर रहा हूं K5, K6, K7 लिख का जिक्र नहीं है कोड में, मैंने अपने तरफ से पढ़ा है क्योंकि एग्जाम पूछता है। और लिखे IS 456 does not mention K5, K6, K7, ये मेंशन नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से पढ़ा है। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। अगर हम HYSD की जगह माइल्ड जगह क्या करें, HYSD लगाएं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ डिजाइन क्या हो। अरे ना टूटेगा नहीं यार, अब सब बीम में डिफ्लेक्शन टूट जाएगा। अरे भैया हमने तो किस लिमिट के लिए डिजाइन कर रखा, डिजाइन बीम करो, तुम्हारा घर का टूट सकता है, तुम्हारा घर का डिजाइन नहीं हो रखा। तुम्हारा घर जैसा 2 किलो तुमने लगा दो 6 किलो, कभी मर सकते हो, वो डिजाइन नहीं हो रखा। लेकिन जो डिजाइन होगा वो नहीं टूटेगा, उसमें डिफ्लेक्शन भले दिख रहा है लेकिन टूटेगा नहीं वो। क्यों? भैया उसके पास तो 430, 436 ऐसी स्ट्रेंथ थी ना माइल्ड के पास, डिजाइन तो बहुत कम के लिए कर रखा, डिफ्लेक्शन तो दिख रहा है, क्या जा रहा है, झूलने दो, क्या दिक्कत है। आई बात समझ? तो मतलब से मेरा बीम झूल रहा था, मैं बैठ गया उसके नीचे और आपने बोला था मैं मरूंगा नहीं, मैं हॉस्पिटल में आज, तो उसमें आपने डिजाइन नहीं कर रखा, बीम तो झेल रहा है 200, तुमने लगा रखा ऊपर से 6 मंजिला मकान, डिजाइनर ऐसी बीम नहीं करेगा, डिजाइन। आई बात समझ? क्लियर है? तो चलिए बाकी इसको देखते हैं, और क्वेश्चन बना दोगे? देखो ये भी देख लो, शायद एक क्वेश्चन मिला है मुझे, ये मुझे दिख नहीं रहा। रुको ये रिसर्च, एक सेकेंड, ये तो यही है ना, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम है। चलिए कर लेंगे ना आप लोग, खत्म हो गया डिफ्लेक्शन। चलो आ जाओ आप लोग, कल करेंगे।